पुलिस कोई क्राइम नहीं करती, पुलिस ओनली रिस्पॉन्ड टू योर कॉल्स। ऐसा आपने कभी एक्सपीरियंस करा है कोर्ट रूम में वेयर जस्टिस वाज नॉट सर्व्ड, मे बी बिकॉज द अदर पार्टी वाज वेरी पावरफुल? हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के पास जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड आता है उसके हिसाब से हमें केस डिसाइड करना होता है। एंड आजकल जैसे सुनने में आता है फॉल्स रेप केसेस भी बहुत होते हैं, women आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ देयर राइट्स पर से एंड वो स्टोरीज को कब करने लग गई हैं, पता नहीं उन्हें क्या एग्जैक्टली चाहिए होता है, टेंशन चाहिए होती है। लड़की ने ऐसे ही अपनी मीठी बातों से साजिश का एक जाल, फर्जी रेप केस में लोगों को फंसाने का एक ब्लैक। फतेहाबाद में झूठा बलात्कार का आरोप। There are many more false rape cases. We also need to ask at this point if our rape laws need to be relooked at to prevent misuse. डेफिनेटली झूठे रेप केसेस हो रहे हैं, अब वो बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, क्योंकि बहुत सारे जेन्युइन केसेस भी हैं जो एक्चुअली रिपोर्ट नहीं हो पाते। हर कोई बोलता है सिस्टम काम नहीं करता, पर सच ये है कि हम सिस्टम को समझते ही नहीं। एफआईआर लिखाने जाओ तो डर लगता है, पुलिस से बात करने जाओ तो हेजिटेशन होती है, और कोर्ट का नाम सुनते ही लगता है लाइफ खत्म हो गई। लेकिन अगर आज आपको सिस्टम के अंदर से कोई समझाए, एक पुलिस ऑफिसर और एक प्रोसिक्यूटर जो खुद न्याय को जी चुके हैं, तो शायद आपको समझ आए कानून सिर्फ दंड देने के लिए नहीं, प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। आज मेरे साथ हैं एसीपी वीरेंद्र पुंज, दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर नीलम नारंग, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ जस्टिस के लिए डेडिकेट की है। ये एपिसोड उन सब औरतों के लिए है जो सोचती हैं मैं अकेली हूँ, क्योंकि जब आप कानून को जानते हो तो आप कभी अकेले नहीं होते। Good afternoon, ma'am and sir. How are you today? Yeah, good afternoon. Thank you so much. We are good. First of all, I would like to express my gratitude to you both for joining me today. It's the first time on Fem Forward podcast that I have two guests, and आप दोनों को interview करना साथ में, it's a huge honor for me. Thank you for making the time. ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके किसी का। Thank you, sir. Very kind of you, and thank you, ma'am. थैंक यू स्मृति। व्हाट आई फील कि जो लॉ है वो सिर्फ कोर्ट्स में लिमिटेड नहीं होना चाहिए, आई मीन लॉयर्स के साथ लिमिटेड नहीं होना चाहिए, ये हर एक कॉमन मैन तक पहुंचना चाहिए। Right. और आई थिंक आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि लीगल अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। हमें बहुत खुशी होगी। Right. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो मैं आप दोनों का बस थोड़ा सा अपने ऑडियंस को ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। आई स्टार्ट विद सर। सर, यू सर्व द नेशन as the ACP of Delhi Police. It's an honor to speak to you today. And now it is your mission to promote legal studies in India. You're equipping women, children and society with legal awareness to prevent crime so that they themselves don't become criminals per se. And you're also counseling students so that they don't face any employment difficulties. I think that is what we need. And this also becomes the foundation of a better India. Sure. So आप कुछ थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बारे में, if you would like to tell us something. कहते हैं ना कि दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो दूसरे की खुशियों में खुशियाँ ढूंढे, दूसरे के गमों में उनको हंसी लाए उनके चेहरे पे। और अगर यही सेवा एक टीचर के रूप में, एक पेरेंट के रूप में, एक पुलिस अफसर के रूप में अगर हम समाज की कर पाएँ और कर रही हैं, तो हम समझेंगे कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। Thank you, sir. And ma'am, when we talk about you, you are the former public prosecutor and you've had the courtroom experience for about 30 years. You've also headed the rape crisis cell under Delhi Commission for Women, and you were in Mahila Court where you looked after the matrimonial offences. And then you've also worked in the Chief Minister's office in the public grievances cell. Can you tell us something about your journey?
अगर मेरी जर्नी देखें तो बहुत ही वर्सेटाइल प्रोफाइल रहा मेरा, क्योंकि एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमें सिर्फ कोर्ट रूम्स का ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। मैंने कोर्ट रूम में केसेस हैंडल किए, मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस और सेक्सुअल असॉल्ट केसेस और दूसरे डिफरेंट टाइप के केसेस भी हैंडल किए। लेकिन दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन में और चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, जहाँ मैं पब्लिक ग्रीवेंसेस सेल में काम करती थी, वहाँ पे मुझे ग्राउंड पे काम करने का मौका मिला, जहाँ पर चीफ मिनिस्टर ऑफिस में लोग मेरे पास आते थे और उनके साथ मैं इंटरेक्ट करके उनकी जो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड ग्रीवेंसेस होती थी उनको मैं कोशिश करती थी कि उनको रिलीफ दिला पाऊँ। तो उनसे हम दिल्ली पुलिस वालों के साथ कोऑर्डिनेट करके, अगर किसी कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं हुआ, उनकी कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई, तो पुलिस का कोऑर्डिनेट करके हम उन्हें वहाँ पे भेजा करते थे। और कुछ टाइम बाद में हमारा ये मेरा एक्सपीरियंस रहा कि वो वापस आकर मुझे बताया करते थे कि मैम हमारा काम हो गया है। तो वो उनके चेहरे पे जो खुशी देखती थी, उससे जो मुझे सेटिस्फेक्शन होता था, आई थिंक उसका तो मेरे पास कुछ वर्ड्स भी नहीं हैं। राइट। तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिला काम करके, लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उनको अगर हम रिलीफ दिला पाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप दोनों का ही काम बहुत ही नोबल है। इट इज़ अबाउट सर्विंग द नेशन। So today in our episode we'll be majorly covering sexual offences and matrimonial offences, and I would like to start with talking about the sexual offences particularly, क्योंकि दिल्ली का आज भी लोगों के दिमाग में सीधा रेप ही आता है दिमाग में। लाइक मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो बाकी शहरों से हैं, एंड मैं अगर उन्हें कभी बोलती हूँ कि आप आइए दिल्ली घुमाऊँगी, दे लिटरली सेइंग कि दिल्ली सेफ़ नहीं है, हम रात में कैसे अपने आप अकेले बाहर निकलेंगे, वहाँ तो हर दूसरे दिन रेप केसेस ही सुनने को मिलते हैं। तो आज टॉकिंग टू अ लॉयर एंड अ पुलिसमैन, फॉर्मर पुलिसमैन, मैं लोगों को ये अवेयरनेस दिलाना चाहती हूँ कि उनकी क्या पावर्स हैं, वो अपने आप को कैसे और सुरक्षित रख सकते हैं, उनके राइट्स एंड लॉज क्या है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स को मैम हम कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट कैसे दिलवाती है? उनके लिए एक सरकार ने विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम शुरू की हुई है, जो हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरीज़ में है। उस विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम के अंडर जैसे ही सेक्सुअल ऑफेंस हुआ किसी भी विक्टिम के साथ, जैसे ही एफआईआर रजिस्टर हुई, विक्टिम उसको बताया जाता है पुलिस द्वारा, या फिर कोई वहाँ पर एक उसके लिए सपोर्ट पर्सन असाइन किया जाता है। उसके बाद वो एक एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में लगा सकती है, या फिर उसके बिहाफ पे काउंसलर भी लगा सकती है, या पुलिस के लिए भी ज़रूरी है कि अगर विक्टिम नहीं लगा रही तो पुलिस के कंसर्न एसएचओ की तरफ से भी एप्लीकेशन लगती है। वहाँ पर विक्टिम कॉम्पनसेशन के लिए एप्लीकेशन लगती है डीएलएसए एप्लीकेशन, या डीएलएसए में लग सकती है, डीएलएसए यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, या फिर कोर्ट रूम में भी लगाई जाती है। और कोर्ट्स में वहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं उनके लिए, और विक्टिम्स के लिए सेक्सुअल असॉल्ट हैंडल करने के लिए, उन्हें लीगल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए लॉयर्स भी होते हैं, तो उनके थ्रू भी एप्लीकेशन लगती है। और उसके बाद इनका जो फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन होता है, विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम में मैक्सिमम अमाउंट और मिनिमम अमाउंट प्रिस्क्राइब की हुई है। उसके अकॉर्डिंगली ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है, उसकी मेडिकल नीड्स क्या हैं, उसकी लाइवलीहुड नीड्स क्या हैं, किसी को कोई एजुकेशनल लॉस तो नहीं हुआ, या उसको कोई फिज़िकल इंजरीज़ या मेंटल ट्रॉमा, कितने सारे फैक्टर्स देखते हुए कॉम्पनसेशन अमाउंट डिसाइड हो जाता है। और उसको डिस्पर्स करने के लिए दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, जो एक नोडल एजेंसी है। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको केस फाइनल होने पर ही कॉम्पनसेशन मिलेगा। ये कॉम्पनसेशन इमीडिएटली डिसबर्स होता है, दैट्स कॉल्ड इंटरिम कॉम्पनसेशन। और फाइनल कॉम्पनसेशन एट द टाइम ऑफ पासिंग द फाइनल ऑर्डर होते हैं। एंड सर, पुलिस इस प्रोसेस को इनिशिएट करने और सर्वाइवर को स्कीम तक पहुंचाने में कैसे मदद करती है? स्मृति जी, आजकल आप देखें कि महिलाओं के विरुद्ध जितने भी अपराध होते हैं ना, उसमें एक लीगल एसओपी बना हुआ। ओके। वन स्टॉप सेंटर आप इसे कह सकते हैं, कि एक ही छत के नीचे उस समय विक्टिम को वो सभी सुविधाएं उपलब्ध करानी होती हैं, जिससे कम समय में हमारा विक्टिम अपनी इच्छित जगह पर उसको हम सुन सकें, उसकी बात काउंसलर को, अगर जैसे मैडम ने बताया, उसके सामने रिकॉर्ड कर सकें, उसके फैमिली मेम्बर के सामने रिकॉर्ड कर सके, और उसको तुरंत जो भी इमीडिएट
उसको नीड है, रिक्वायरमेंट है, नेसेसिटी है, क्लोथिंग है, फूड है, मेडिकल है, वो सब तुरंत उसे उपलब्ध करा करके और ये सारी चीज़ें कैमरा में रखी जाती हैं, ठीक है। तो इसमें पुलिस ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड है क्योंकि इट्स ए लीगल रिक्वायरमेंट। यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस प्रोसीजर। एज सुन एज you received a complaint either orally or in writing or through PCR calls, you have to respond immediately. And I am glad to disclose it that Delhi Police delivers its services at moment of the call. As soon as your call is flashed through 112 and within 5 or 6 minutes your cop is before your door. एंड यहीं से सबसे पहले जो आपने कहा ना कि मेरे दोस्त भी दिल्ली में आने से डरते हैं कि भाई ये तो रेप कैपिटल है, नो, जैसे वो दिल्ली में आएंगे तो सबसे पहले उन्हें दिल्ली पुलिस की चेक पोस्ट मिलेगी जो उनका वेलकम करती है। और जब तक दिल्ली में आप रहेंगे, चप्पे चप्पे पर आपकी खाकी है, दे आर देयर ब्रदर्स, दे आर देयर लीगल गार्जियंस, और उन्हीं की वजह से एंटायर दिल्ली क्या नेशन भी सेफ। This is police, this is khaki, which inculcate a sense of confidence, trust, belief. एंड सर, आप जब सर्विस में थे, आप ऑन एन एवरेज अगर हम दिन की भी बात करें या एक वीक की बात करें, आप कितने रेप केसेस सुनते थे? देखिए, ये जो रेप सेक्सुअल असॉल्ट इश्यूज हैं, खैर ये रेगुलरली तो नहीं, ऐसा नहीं होता था क्योंकि ये डिपेंड करता है कि भी किस विक्टिम के साथ किस समय ऐसी कोई घटना घटी है। उसमें ये हो सकता है कि किसी ने उसकी अकेलेपन का फ़ायदा उठाया हो, है ना, किसी ने उसको फ्रेंडशिप लोअर करके किसी थर्ड प्लेस पे बुला करके कोई सेडेटिव्स दे करके उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया हो, या उसके पास कुछ ऐसे मटेरियल उसके पास हों जिसका फ़ायदा उठा करके वो उसे कंपेल कर रहा हो असॉल्ट के लिए। अब ये क्राइम अगर जब होता है उसी समय रिपोर्टिंग हमें मिलती है और इमीडिएटली ही हम एक्शन लेते हैं। अगर इसमें कोई डिले का कारण है तो हमने देखा है, मैडम भी इस बात से तारुफ रखेंगी कि मोस्ट ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में अगर प्रोसिक्यूशन का केस फॉल करता है तो वो उसमें मेजॉरिटी ऑफ रीजंस हैं। फर्स्ट, डिले इन रजिस्ट्रेशन, आई मीन डिले इन रिपोर्टिंग द मैटर, एंड सेकंड, हॉस्टिलिटी ऑफ द विटनेसेस। दीज आर टू विटनेसेस। अदरवाइज क्योंकि पुलिस कोई क्राइम नहीं करती, पुलिस ओनली रिस्पॉन्ड टू योर कॉल्स, इट्स योर केस एंड वी इन्वेस्टिगेट इट अंडर लीगल प्रोसीजर्स एंड प्रोसिक्यूशन ऑलवेज हेल्प्स अस, क्योंकि विदाउट प्रोसिक्यूशंस इंटरवेंशंस कोई भी अधूरी चार्जशीट, कोई भी ऐसा लकूना हम छोड़ ही नहीं सकते। और इन्हीं के गाइडेंस से और इन्हीं के फर्दर अपना सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो हमारी चार्जशीट फुल प्रूफ जाती है। ओके। एंड मैम, ऐसा आपने कभी एक्सपीरियंस करा है कोर्ट रूम में वेयर जस्टिस वाज नॉट सर्व्ड, मे बी बिकॉज द अदर पार्टी वाज वेरी पावरफुल? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। कोर्ट रूम में जितने भी ट्रायल के दौरान केसेस आते हैं तो कोर्ट्स के पास, हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के पास जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड आता है उसके हिसाब से ही हमें केस डिसाइड करना होता है। जुडिशियल ऑफिसर को भी केस वैसे ही डिसाइड करना होता है। डेफिनेटली बहुत ऐसे केसेस होते हैं कि जिसमें कुछ पावरफुल कुछ इन्फ्लुएंस किया जाए, लेकिन अगर वो इन्फ्लुएंस विक्टिम के ऊपर आ गया और विक्टिम ने आकर अपनी स्टेटमेंट कोर्ट में चेंज कर दी तो उससे इतना इम्पैक्ट पड़ेगा कि हमारा एविडेंस ख़राब हो जाएगा। तो अगर विक्टिम कोर्ट में सपोर्ट कर रही है, पुलिस के आगे भी उसने स्टेटमेंट दिया एंड इट्स अ वेरी जेन्युइन केस, कोर्ट में बहुत अच्छा एविडेंस ऑन रिकॉर्ड आया, public prosecutor is there to help the victim. Courts are very sensitive deciding those cases, irrespective of the fact that there is some other influence from any corner. तो मैम, आपने बोला कि विक्टिम ने अपनी अगर स्टेटमेंट बदल ले, यानी कि दैट विक्टिम इज इंटिमिडेटेड बाय समवन, तो इज देयर एनी वे टू प्रोटेक्ट दैट विक्टिम देन? Definitely, there is a witness protection scheme. राइट। बट उसके लिए विक्टिम को पहले डिस्क्लोज़ करना होगा, आके कि बताना होगा कि मुझ पर कोई प्रेशर है, कोई थ्रेट है, या मैं इस कारण नहीं आ पा रही हूँ। जैसे ही हम लोगों को पता चलता है
देखिए, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम पहले थी, बट अब जो हमारा नया कानून आ गया है, दैट्स भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS में एक सेक्शन 398 इंसर्ट हुआ है. दैट सेक्शन टॉक्स अबाउट द विटनेस प्रोटेक्शन. So this witness protection scheme protects the victim. Protects the witness. I mean, victim is also a witness. Okay. Witness to the crime. Right. So that's for all the witnesses who have been getting threats or pressure or anything. So इसके लिए एक कमेटी सेटअप की हुई है. वहाँ पर एक छोटी सी एप्लीकेशन लगानी होती है. उस कमेटी में जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, प्रोसिक्यूशन के भी एक मेंबर होते हैं और दिल्ली पुलिस से सीनियर पुलिस ऑफिसर होते हैं. तो वहाँ पर उसके थ्रेट परसेप्शन को, जो भी उनके इश्यूज़ हैं विक्टिम के, उनको एक बार सारे फैक्टर्स को देखते हुए उन्हें डिसाइड करके और एक ऑर्डर पास किया जाता है और उसको विटनेस को पूरी प्रोटेक्शन दी जाती है. जैसे वो कोर्ट में आने से अगर डर रही है कि उसको आकर के एविडेंस देना है अपना, और उसे डर है कि मुझे कहीं से एक्यूज या कोई मुझे हार्म कॉज ना कर दे, तो उसके साथ एक पुलिस ऑफिसर असाइन किया जाएगा जो उसको अपने घर से वहाँ तक ले करके आएगा. और कई केसेस में तो 24 आवर्स भी वहाँ पर पेट्रोलिंग होती है उसके घर के आसपास, जिससे कि उसको कोई हार्म कॉज ना हो. Right. तो ये हमारे कानून में सारे प्रावधान हैं, सब एग्जिस्ट कर रहे हैं. अब उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, वो हम लोगों को देखना होता है. राइट. सो आई थिंक ऐसे बहुत केसेस हैं जो फिर फाइल ही नहीं होते होंगे, रिपोर्ट ही फाइल नहीं होती होगी. जी बिल्कुल. उन्हें जस्टिस नहीं मिलती. बिल्कुल. पीपल डोंट नो. बहुत सारे जेन्युइन केसेस होते हैं, डर के कारण लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं. तो इसलिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि अगर कोई भी केस अगर ऐसा है जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे रिपोर्ट करना चाहिए, तो मैं हमेशा कहती हूँ उसे रिपोर्ट कीजिए. नहीं करेंगे तो आप क्राइम को इनडायरेक्टली बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि एक्यूज को तो लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं, मेरे अगेंस्ट तो कुछ नहीं हुआ, वो फिर से उस क्राइम को कमिट करेगा, फिर वही ऑफेंस करेगा. तो इसलिए सिस्टम बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, बस उसको स्टार्ट करना, उसको एक्टिवेट करना है. पुलिस है साथ में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, कोर्ट्स आर वेरी वेरी सेंसिटिव इन ऑल द जेन्युइन केसेस. यहाँ मैं एज ए पुलिस ऑफिसर ये ऐड करना चाहूँगा, बड़ा अच्छा प्रोसीजर है ना, अवेलेबल है वहाँ. हमारा जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, मोस्टली क्राइम अगेंस्ट वुमेन में एक महिला पुलिस अधिकारी ही उस केस को इन्वेस्टिगेट करती है. तो वो हमेशा जिस दिन से रिपोर्टिंग हुई है और जब तक केस फाइनल नहीं हो जाता, तब तक विक्टिम की उसमें कांटेक्ट में रहती है. दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं. और विक्टिम की आइडेंटिटी या उसका कहाँ वो रह रही है या विटनेस कहाँ है, ये हम किसी को डिस्क्लोज नहीं करते, सीक्रेट रहते हैं. ये सारे कैमरा प्रोसीडिंग्स बनाते हैं. अगर इन बिटवीन कुछ ऐसा इंस्टांस आता है कि विक्टिम को इनकन्वीनियंस है या कुछ है, तो उनके थ्रू हम प्रोसिक्यूशन से बात करके मुलजिम अगर बेल पर है तो उसकी बेल कैंसिलेशन लगाने के लिए मूव करते हैं कोर्ट में. जी. और साथ ही जब ट्रायल चल रही होती है, तो जिस दिन विटनेस आते हैं उस दिन आईओ भी वहाँ मैंडेटरी प्रेजेंट होता है. हमारा पैरवी आईओ मींस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और हमारे पैरवी अफसर भी नियुक्त हैं जो डे टू डे बेसिस पर जितने भी फास्ट ट्रैक केसेस होते हैं उनकी ट्रायल, कौन विटनेस आया और उसने सारी चीज़ें मॉनिटर्ड. तो इस बात का चांस नेग्लिजिबल है कि किसी को कोई इस तरीके की थ्रेट का कोई परसेप्शन आ जाए. ओके. पर अगर नो डाउट समाज है, समाज में हर किसी किस्म के बंदे होते हैं, मेंटलिटी के होते हैं, उनमें आते हैं तो वो सबक सिखाते हैं प्रोसिक्यूशन और पुलिस मिलकर के. राइट. सो सर आप भी बिलीव करते हैं दैट आपका ये टीम वर्क है? बिल्कुल. फ्रॉम द रिपोर्टिंग टिल द जस्टिस. बिल्कुल. मैं इस पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने अबाउट 9 इयर्स दिल्ली महिला आयोग में काम किया है एज अ हेड रेप क्राइसिस सेल. तो जब मैंने ज्वाइन किया था स्मृति वहाँ पर, तो वहाँ पर रेप क्राइसिस सेल में सिर्फ 6 लॉयर्स थी. और दिल्ली हाई कोर्ट के गाइडलाइंस हैं कि दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की जो रेप क्राइसिस सेल है वो विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट को लीगल हेल्प प्रोवाइड करेंगे. और जब मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ सिर्फ 6 लॉयर्स थी और 23 कोर्ट्स ऑल ओवर दिल्ली में थे जो कि सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस को हैंडल करते थे.
तो मुझे लगा कि 6 लॉयर्स कैन नॉट बी एवरीवेयर इन ऑल द 23 कोर्ट्स। तो मैंने सबसे पहला काम, जब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, मैंने सबसे पहला काम एक प्रपोजल पुटअप किया कि सब कोर्ट्स में एक लॉयर होनी चाहिए। तो हमने उस प्रपोजल को अप्रूव किया गया और उसमें हमने 6 से 23 लॉयर्स कर दिए। सभी कोर्ट्स में लॉयर्स वहाँ पर थे। हमारे पास रेप क्राइसिस सेल में काउंसलर्स भी थे, हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2 3-3 काउंसलर्स थे। तो काम कैसे हो रहा था कि जैसे ही एज़ पर द दिल्ली हाई कोर्ट गाइडलाइंस, जैसे ही कोई मैटर पुलिस को रिपोर्ट हुआ कि इट्स अ सेक्सुअल असॉल्ट मैटर, जैसे ही आया पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करने से पहले ही पुलिस के लिए मैंडेटरी था कि वो काउंसलर को बुलाएं। और वो काउंसलर कौन से होने चाहिए? ड्यूली अप्रूव बाय द दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन। सो वी हैड नंबर ऑफ काउंसलर्स। तो वो पुलिस इमीडिएटली काउंसलर को कॉल करती थी। काउंसलर जो है वो विक्टिम के पास जा कर के, चाहे वो पुलिस स्टेशन में है या जिस भी जगह पर है, विक्टिम को कंफर्टेबल करना। तो एज अ दीदी उसकी मतलब काम कर रही थी, एज अ सपोर्ट पर्सन। तो बच्चे, अगर कोई छोटा बच्चा है, उन केसेस को भी हम हैंडल कर रहे थे। तो काउंसलर का काम ये था कि उसको सारा प्रोसीजर विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम के बारे में बताना, फिर और जो उसे कंफर्टेबल करना, उसे बताना कि कैसे आपको केस को हम आगे एक्सप्लेन करना कि किस तरह कोर्ट में केस जाएगा। उसके बाद उन काउंसलर का जो लॉयर्स कोर्ट में थी अंडर DCW, उनके साथ बहुत ही प्रॉपर कोऑर्डिनेशन था। तो उसके बाद उस विक्टिम को लॉयर से इंट्रोड्यूस कराया जाता था। अब ये लॉयर अलॉन्ग विद द पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट में काम कर रहे थे इन कोऑर्डिनेशन विद पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो अब हमारी इस सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम के लिए देयर आर 2 पर्सन्स। वन इज़ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो स्टेट के काउंसिल हैं, और एक जो लॉयर है जो कि विक्टिम को ही सपोर्ट कर रही है। तो जो विक्टिम कॉम्पनसेशन की एप्लीकेशन वो लॉयर के थ्रू अगर कोर्ट में लगानी, कोर्ट में लगाते थे, अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में। तो वो एक फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन वाला यहीं पर ही वो हो जाता था, उसको हेल्प मिल जाती थी। अब जैसे सर ने बताया कि बहुत, जैसे आपने पूछा कि कोई थ्रेट है, अगर उनको कुछ लग रहा है, तो मतलब वो विक्टिम और वो हमेशा टिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल वही लॉयर उनसे टच में है, वही काउंसलर टच में है। और जो पुलिस डिपार्टमेंट से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं जो कि एक महिला ही होंगी वो हैं। तो पूरे सिस्टम में 3-3 लोग उनको सपोर्ट करने के लिए हैं। तो जब मैं तभी कह रही हूँ कि सिस्टम में ये सब चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं और काम भी हो रहा है। तो वहाँ पर इतना कंफर्ट उसको दे दिया गया। और सर ने जैसे बताया कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो मैं कैमरा प्रोसीडिंग्स को थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी। कैमरा प्रोसीडिंग्स मीन्स कि एकदम से कॉन्फिडेंशियल प्रोसीडिंग्स, विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। अगर कोई करेगा तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, आप नहीं कर सकते। इवन कोर्ट रूम्स में भी उनका जो वो है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें विक्टिम का कुछ डिटेल्स नहीं आएंगी, उसको आप पब्लिसाइज नहीं कर सकते, उनकी डिटेल्स वगैरह कुछ नहीं कर सकते। तो और जो कोर्ट में एविडेंस रिकॉर्ड होगा उनका, वो एविडेंस भी इन कैमरा ही होगा। मीन्स कि बाकी सारे केसेस के जो लॉयर्स हैं और स्टाफ है उनको बाहर कर दिया जाएगा। एक ही केस एट ए टाइम चलेगा, जो जुडिशियल ऑफिसर होंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे, एक्यूज्ड का काउंसिल होगा। और एक्यूज्ड को भी एकदम सामने नहीं रखा जाता, वो हम भी एक बीच में प्रॉपर स्क्रीन होती है, ही इज केप्ट बिहाइंड द स्क्रीन। तो वो एनवायरनमेंट, वो सारा सेंसिटिविटी को देखते हुए ये सब चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं। सिर्फ लोगों को लगता है कि हम अगर कर लेंगे, एक ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए अगर वो अपने इन सिस्टम के बारे में जानेंगे तो आई थिंक बहुत अच्छे से जेन्युइन केसेस में वो रिपोर्ट कर पाएंगे। पूरा सिस्टम उनके साथ है। सो सर आपने एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मैम के समय में डेफिनेटली मैम ने जो कहा अक्षर बिल्कुल सही है। और ये बड़ा ही वेलकमिंग स्टेप रहा, ना केवल विक्टिम की सहूलियत के लिए बल्कि पुलिस को भी इससे काफ़ी मदद मिली और केस अच्छे से इन्वेस्टिगेट होकर के कन्विक्शन में तब्दील भी हुए। आज समय में ये हम देख पा रहे हैं कि वो जो फैसिलिटी थी जो लीगल काउंसिल के आपने फास्ट ट्रैक कोर्टमेंट को उसमें लगाई थी, वो बच्चे आजकल अलग कर दिए गए हैं। वो जो काउंसलर्स थे उनकी जो सर्विसेज हैं वो हो सकता है चेंज ऑफ गवर्नमेंट की वजह से यहाँ DCW के चेयरमैन अभी अपॉइंट नहीं हुए हैं, उनकी सैलरी का इशू भी था, वो उन कारणों से भी विड्रॉ किए हुए हैं। दे आर नो डायरेक्टली वहाँ तक वो सुविधा पहुँचाने में उनको असुविधा हो रही है। और ये जो मैटर है, ये जो पॉइंट है, ये वुमेन एंड चाइल्ड जो हमारी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, उनके जो सेक्रेटरीज हैं और हमारी जो CM दिल्ली हैं वो स्वयं में ही एडवोकेट हैं।
लॉ ग्रेजुएट्स हैं, राइट, है ना, उन तक ये बात दिल्ली हाई कोर्ट में पेटिशंस के द्वारा डाल करके संज्ञान में लाई गई है। तो मैडम का भी और हमारा भी, पुलिस का भी, ये ज़रूर अब हमारा विश्वास है कि बहुत जल्दी ही वो हमारी सीएफ दिल्ली और जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो उन कोर्ट्स में इन बच्चों की सहूलियत की इस फैसिलिटी को रेस्टोर करें और तुरंत करें। राइट, मेक सेंस। सर मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाह रही थी, जैसे विक्टिम की काउंसलिंग होती है वैसे ही अक्यूज्ड या गिल्टी की भी काउंसलिंग होती है टू अंडरस्टैंड द मोटिव बिहाइंड द एक्ट। पुराने समय में पता क्या कहा जाता था कि पुराने समय में तो अब्यूज़ पकड़ा, 2 लगाए और जो लिखना है लिखाए। ये एक आम आदमी की सोच में है कि भी पुलिस को पकड़ती है, 2 लगाती है, किसी ने सही किया या गलत किया, झूठा है, उसको बना कर पेश कर दिया जाता है। जैसे विक्टिम के अपने अधिकार है ना, वैसे ही एक्यूज के भी अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं, उसको भी अपनी बात कहने का हक। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सिंपली यही कहता है कि नो वन शैल बी गिल्टी, प्रिज्यूम गिल्टी अनलेस प्रूव्ड, राइट, ऑफ right? And no one shall be punished अनलेस unless proven. Their opportunity of being heard shall be given, and punishment should be according to the way it's conducted. ऑफ कोर्स। तो नेचुरली अब जैसे रमेश कुमार भी आ गया था, इन्वेस्टिगेशन में नोटिस भी देते हैं, बुलाते हैं, बिल्कुल बिठाते हैं, प्यार से बिठाते हैं, कुर्सी पे चाय भी पिलाते हैं और उससे जो हमारी घटना घटी है कभी इसका जवाब दे। बट नेचुरल है उसको अपनी बातें कहने का, उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं तो डेफिनेटली जो हमारे पास एविडेंस होता है वो उसके द्वारा बताई गई बातों को 100% नेगेट करता है। एंड आप फिजिकली अब्यूज करते हैं कितने टाइम? वी डू नॉट फिजिकली अब्यूज एनीवन, इक्वली हम किसी को हाथ भी नहीं लगाते। मैंने अपनी इस उसके राइट्स हैं। अब तो पुलिस की कस्टडी में जैसे ही आए हैं उससे पहले मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अच्छा। और जुडिशियल कस्टडी में गए तो वापस मेडिकल एग्जामिनेशन ही इज़ टू बी प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट, तो वो बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं आपका सर अगर आपने कंप्लीट कर दिया तो मैं उसको प्लीज़ मैं उसमें ऐड करूँगी जो आप कह रहे हैं कि एक्यूज्ड की भी काउंसलिंग होती है। तो जो हमारा जे एक्ट है, जुवेनाइल हैं, जो बच्चे 18 से कम हैं, उनके लिए उनकी प्रॉपर काउंसलिंग होती है कि उसके उनके लिए पूरे राइट्स हैं सो फॉर एज द काउंसलिंग। बाकी जो राइट्स हैं अरेस्ट के और फंडामेंटल राइट्स, लीगल रिप्रेजेंटेशन, उनके बारे में वीरेंद्र कुंज जी ने बता ही दिया है कि एक्यूज्ड के हैं। एंड आजकल जैसे सुनने में आता है फॉल्स रेप केसेस भी बहुत होते हैं, वेमेन आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ देयर राइट्स पर से, एंड वो स्टोरीज कुकअप करने लग गई हैं, पता नहीं उन्हें क्या एग्जैक्टली चाहिए होता है, टेंशन चाहिए होती है। सो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जेन्युइन केस है या फॉल्स केस है? अब ये सवाल आप प्रोसिक्यूशन से हम दोनों मेरे ख्याल से दोनों मुझे आप दोनों ही जवाब देंगे। इट्स अ जॉइंट जी हाँ जी। घर में जब बच्चा रोता है ना तो पहले माँ कहती थी सो जा बेटा, मैं तो गब्बर से कहाँ जाए। फिर थोड़े बाद आया कि सो जा नहीं तो पुलिस को बुला लेंगे। राइट। लेकिन देखो पुलिस इज द फर्स्ट रिस्पोंडेंट ऑफ योर नीड्स, है ना। समाज में नागरिक को अगर कोई भी तकलीफ होती है तो वो क्या करता है, 112 डायल करता है। 112 इज ए नेशनल पुलिस हेल्प नंबर। आप किसी भी स्टेट में है, किसी भी सिटी में है, अगर आपको कोई तकलीफ है और आप उसको पुलिस तक कन्वे करना चाहते हैं तो डायल 112। योर कॉल गो टू द कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम विल कम्युनिकेट इट टू अवर, हमारी ओमनी मोटरसाइकिल्स हैं, ERVs हैं, SHOs हैं, बीट है, इट इज़ उन 5 जनों तक जाती है। 5 जनों तक जाने के बाद जिस व्यक्ति ने ये कंप्लेंट किया उस तक हम 5 जने एक के बाद एक पहुंच जाते हैं। कई बार तो वो भी कहते हैं कि किस किस को बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन हम उसको हेल्प के लिए वहाँ पर पहुँचे। सर कितने टाइम में आप पहुँच जाते हैं कॉल आने के? लेस देन 5 मिनट। ओके, लेस देन 5। कोई सिस्टम हमारा कि वो PCR के सब व्हीकल्स वगैरह हर जोन में प्रेजेंट हैं। 500 ग्रुप्स हैं, कोई ना कोई वहीं हमारा सिपाही खड़ा होता है। अगर एक बीट करनी है तो दूसरे को एलोकेट करते हैं, पहुँच तुरंत बता क्या है। SHO मौके पे जाते हैं, ACP भी जाते हैं, और जब बेटी से बात करेंगे तो अपना वर्जन बताएगी। वर्जन जो बताएगी उसके फैमिली वालों से भी बात होगी। अगर वही घटना स्थल है जहाँ पे ये बात हुई है और उसी समय हुआ है तो लोबार्ट प्रिंसिपल है कि भाई जब 2 चीज़ें आपस में टकराएंगी वो कुछ ना कुछ अपना एविडेंस, अपना कुछ निशान छोड़ देती है, तो हमें वो एविडेंस मिल जाएगा कि हाँ यहाँ किसी किस्म का कुछ ऐसा घटना घटा है।
है ना, आस पड़ोस से अब पता कर लेते हैं। तो हमारे पास पुलिस के पास साधन क्या है कि सबसे पहले विक्टिम का वर्जन, है ना, आस पड़ोस से बातचीत, घर वालों का फीडबैक, मौके पे हमें क्या एविडेंसेस मिले हैं, हमारी क्राइम टीम आती है और जैसी आती है हम अपना केस रजिस्टर करके उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन इज़ आवर राइट, इन्वेस्टिगेशन करना हमारा प्रोसीजर है, यानी कि हमारा कर्तव्य है, केस रजिस्ट्रेशन करना है। अब उस केस रजिस्ट्रेशन में जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो जो आपने कहा, विक्टिम ने कहा, एक बार पुलिस को कहा, एक बार काउंसलर को कहा, एक बार मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बीच में कहा, है ना, तो 3 जगह उसने सबमिशन दी। उस बेसिस पर हम जब ग्राउंड पे चेक करते हैं, मान लो उसने कोई घटना के डेट टाइम ऐसा प्लेस बताया जिसके खिलाफ बताया उस समय वो इंडिया में था ही नहीं, राइट, है ना, या जिस समय की वो आपसे बातचीत बता रही है उनका आपस में कॉन्टैक्ट ही नहीं था। तो जब ऐसा नहीं था तो वो स्ट्रेट फॉरवर्डली लगता है कि ये कुछ फाल्सिफिकेशन का मामला है। तो हम पुलिस के पास क्या अधिकार है, केस रजिस्टर हो गया, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, या तो वो फुल प्रूफ है, चार्जशीट दाखिल करते हैं, या वो सेमी है कि भाई डेफिशिएंट एविडेंस हैं लेकिन सस्पिशन है कि इट कैन बी हैपन, उसकी वो फाइनल रिपोर्ट दाखिल करते हैं। और नहीं हुआ तो कैंसिलेशन है ही है। और अगर फॉल्स रिपोर्ट निकलती है तो उसके खिलाफ भी कोई कैंसिलेशन, हाँ जी, कैंसिलेशन ही करते हैं। ये अधिकार उस विक्टिम वो मैं भी का है जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, वो अपनी एप्लीकेशन लगाए कि जी देखो मेरे खिलाफ इसने फाल्स एप्लीकेशन किए थे, इसको 182 लाइक कोई किसी को भी जबरदस्ती से किसी केस में फंसाओगे तो ये फंसाना भी अपने आप में अपराध, राइट। और फिर अगर आप एक्विटल भी हो जाते हो इन केसेस में कि जी ये गलत था, तो यू हैव राइट टू फाइल मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, डेफेमेशन आर्ट, और ये नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल। तो कानून से डरना नहीं है, कानून का पालन करना, सम्मान करना, उसी में सबकी भलाई है। राइट। और सच्चाई के लिए अगर कोई आप भी इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से 2-4 दिन अगर काट लेता है तो हमारे को तो समय चाहिए ना सबूत इकट्ठा करने में। राइट। फिर हम कोर्ट को बताते भी है कि नहीं जी ये बंदे ने ऐसे नहीं ऐसे किया हुआ है, तो कोर्ट भी इन चीज़ों को प्रोसिक्यूशन के थ्रू कंसीडर करती है और एक बैलेंस। और मैम आपका रोल? जी मैं बताती हूँ। आपने पूछा कि बहुत सारे रेप केसेस आजकल बढ़ रहे हैं, तो बढ़ रहे हैं झूठे रेप केस, झूठे रेप, जी जी जी। हाँ। तो अब वो झूठे रेप केसेस बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली झूठे रेप केसेस हो रहे हैं। अब वो बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, क्योंकि बहुत सारे जेन्युइन केसेस भी हैं जो एक्चुअली रिपोर्ट नहीं हो पाते, या फिर इन झूठे केसेस के कारण जेन्युइन केसेस को भी बहुत शक की नज़र से देखा जाता है। मेरा अगला पर्सन वही था। ओके, तो परसेप्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि सभी को हो जाता है कि भाई ये वाला केस भी कहीं वैसा ना हो जो पहले केस आया था। दूसरा आप ये जानना चाह रहे थे कि कैसे पता चलता है ना, तो अभी जैसे वीरेंद्र पुंजी ने बताया कि ये तो जब एविडेंस, क्योंकि ग्राउंड पे तो पुलिस को काम करना होता है, तो अगर इनके पास ये एविडेंस आ जाता है कि भाई ये जैसे उसने अगर एलिगेशन लगाई कि इसने अक्यूज़ ने मेरे साथ इस पर्टिकुलर डेट और टाइम पर मेरे साथ ये ऑफेंस किया और वो वहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं था, अगर ये लोग ऐसा निकाल लेते हैं, ऑन रिकॉर्ड आ जाता है, तो दिल्ली पुलिस के पास बिल्कुल पावर है कि वो एक फाइनल रिपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ अ कैंसिलेशन रिपोर्ट बिफोर द कोर्ट फाइल करते हैं, और वो कोर्ट ने आगे उस कैंसिलेशन रिपोर्ट को सारा एविडेंस देखते हुए क्लोज भी कर सकती है कोर्ट, और अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं ये प्रॉपर नहीं है, अभी और एविडेंस की ज़रूरत है, तो आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो पुलिस के पास पूरी पावर है कि आप उसको क्लोज भी कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा लगता है कि नहीं ये कोर्ट ही डिसाइड करेगी, हमने सारा एविडेंस देख लिया, और वो एक रिपोर्ट में डिटेल रिपोर्ट बना के चार्जशीट भी सबमिट कर सकती है। अब जब कोर्ट में मैटर आता है तो चाहे वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो चाहे कोर्ट हो, हम सिर्फ एक विक्टिम की हमारे पास स्टेटमेंट है, उसके बेसिस पर या जो एविडेंस आया उसके बेसिस पर हम एकदम कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते कि केस झूठा केस है, लेकिन केस का एविडेंस देखकर, विक्टिम से मिलने के बाद, और जब कोर्ट में ट्रायल के दौरान वो स्टेटमेंट देती है, आकर बताती है, तो उसका एक बहुत प्रोसीजर है कि सबसे पहले प्रोसिक्यूटर उससे क्वेश्चंस पूछता है, उसके बाद डिफेंस काउंसिल क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। तो सारा एविडेंस आने के बाद अगर ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि उसने झूठा केस किया है, तो उस स्टेज पे कोर्ट के पास पूरी पावर है, कोर्ट उसके खिलाफ एक्शन ले लेती है, कंप्लेनेंट के अगेंस्ट, विक्टिम के अगेंस्ट, और एक्यूज को छोड़ दिया जाता है। अभी रिसेंटली दिल्ली की एक कोर्ट ने फॉल्स रेप केस में ही
जिसमें एक लड़की जो है वो एक्यूज से मैट्रिमोनियल साइट पे वेबसाइट पे मिली, ओके। मैट्रिमोनियल वेबसाइट के थ्रू मिली, और उसके बाद उसने उसके ऊपर एक केस डाल दिया। एविडेंस हो गया, ट्रायल चला। ट्रायल के दौरान कोर्ट ने पाया कि उसने उससे पैसा एक्सटॉर्ट करने के लिए और ये वाला केस किया था। कोर्ट ने लड़की के खिलाफ तो क्रिमिनल एक्शन ले लिया और लड़के को छोड़ दिया। तो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इवन पुलिस के पास भी पावर है, लेकिन उनका ये बिल्कुल कहना ठीक है कि उसके लिए किसी के कंप्लेंट आनी चाहिए कि मेरे अगेंस्ट ऐसे झूठे केस हुए हैं, तो जिससे वो पुलिस इंक्वायरी करे और फर्दर पुलिस अपने लेवल पे भी उसके खिलाफ एक्शन ले ले। हाँ, आज भी परसेप्शन है कि लड़की की ज़्यादा सुनवाई होगी, या एक सॉफ्ट कॉर्नर है, इंक्लिनेशन पुलिस का मोर टूवर्ड्स द विमेन ही होगा जो कंप्लेन लेकर आई है। मैं स्मृति इस पे कहूँगी, थोड़ा सा डिफ़र करूँगी, मतलब परसेप्शन है, एग्रीड, लेकिन जो सिस्टम हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे अब अगर ये कोई फॉल्स रेप केस आ गया या फिर मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस में ही कोई झूठे केसेस कर दिए, तो कोर्ट्स बहुत सेंसिटिव हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत गाइडलाइंस भी आ रही हैं इस पे कि अगर ऐसा कुछ है तो लड़की के खिलाफ भी एक्शन लिया जाता है, बस हमें सिस्टम को इन्वोक करना है। तो वो परसेप्शन मेरे ख्याल से ऐसा रखना नहीं चाहिए, हमें सिस्टम पे ट्रस्ट करना चाहिए। बट डेफिनेटली दोनों, कोई भी अगर सेक्शन है उसका यूज़ भी हो रहा है और मिसयूज़ भी हो रहा है, बट हमें उन सब चीज़ों को लेकर के चलना है। तो इसके कारण जो जेन्युइन केसेस हैं वो अनरिपोर्टेड रह जाएं, वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। तो इसलिए हम उस सिस्टम पे विश्वास करके और एक ये सोच करके कि नहीं मुझे जस्टिस मिलेगा तो मैं रिपोर्ट करूं मैटर को, तो आई थिंक अप्रोच होनी चाहिए। दिल्ली क्राइम है, अगर आप लोगों ने देखा हो नेटफ्लिक्स पे, दिल्ली क्राइम, हाँ जी, जो नोट बना देखे हैं, जी जी। हाँ, उससे आई थिंक जनरल पब्लिक की काफ़ी अवेयरनेस बढ़ी है। आई डोंट नो कितना रियलिटी के क्लोज है, बट द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पुलिस टू find the attackers, the rapists, that was pretty good, मतलब for us to watch. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। आप जी। इस समय आई थिंक सर्विस में रहे होंगे जब ये केस। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये तो अभी कुछ महीने पहले ही मेरे ख्याल से सर्विसेज से रिटायर हुए हैं। जी। तो निर्भया, देखिए निर्भया का सीरियस जो है, इसकी एक आई ओपनर बिल्कुल पे आप ले सकते हैं। बिल्कुल। ये किसी चीज़ की अति हो जाए ना, हाँ, और सुनवाई ना हो रही हो, ध्यान ना दिया जा रहा हो, तो कई ऐसे इंस्टांस, मुझे तो लगता है कि भगवान खुद अपना अवतार लेकर के अपनी आप को एज ए विक्टिम ऐसा कर करके जाने के बाद समाज को एक मैसेज देने के लिहाज से आता है, जिससे बदलाव लाया गया। वो निर्भया केवल निर्भया नहीं थी, मुझे तो लगता है वो भगवान कृष्ण थे, जिन्होंने महाभारत काल में हमारी द्रौपदी की मान मर्यादा की रक्षा की थी, और उस समय उन्होंने गीता का ज्ञान भी दिया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि इसके बाद में आप भगवान आपको मिलेंगे नहीं, है ना। तो आज जो कहते हैं ना, आपके खड़ग उठा लो द्रौपदी, है ना, माधव अपना आएंगे। तो इन बिटवीन में जो नॉलेज ऑफ लॉ हमारे बच्चों में स्कूलों में देनी चाहिए थी, मैं कहता हूँ आप सबसे पहले क्या कॉमन में कहते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आपको कानून के ज्ञान नहीं है ना, तो उसके लिए आप दोषी है। तो इसका मतलब यह है कि हर माँ को अभिमन्यु की तरह गर्भ में बेटा हो या बेटी हो, उसको बचाने के लिए देश का कानून क्या है वो गर्भ में पढ़ा देना चाहिए, है ना, ये माना जाए। लेकिन ऐसा संभव तो नहीं है, महापुरुष तो नहीं है सारे के सारे। तो जब निर्भया के साथ ऐसा हुआ तो सरकार ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने, कि हमारे बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, महिलाओं के साथ या समाज में, क्योंकि अपराध होता है समाज में, और एक स्कूल जो है डेफिनेटली जेल बंद करने योग्य बनेगा। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने 11वीं-12वीं के बच्चों के लिए एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है लीगल स्टडीज़। लीगल स्टडीज़ ये 11वीं-12वीं का 2 साल में पढ़ाने वाला सब्जेक्ट है, और इसको 2013 से लागू किया गया, पूरे देश में स्कूलों में पढ़ा। और आज की डेट में जो मैंने रिसर्च की है, कुछ गिनती के प्राइवेट स्कूलों के अलावा कोई स्कूल किसी भी राज्य का इस सब्जेक्ट के बारे में बच्चों को मोटिवेट नहीं करता, पढ़ाता नहीं है। और हमने जैसे सीएम दिल्ली हैं, इससे पहले की एक्स सीएम थी, एजुकेशन मिनिस्टर थे, हर लेवल पे प्रयत्न करके और बच्चों को जागरूक करके लास्ट ईयर से हमारी उत्तर पूर्वी जिला नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, उसके 29 स्कूलों में
इस लीगल स्टडी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस यानी कि पढ़ाना आरंभ कर दिया है। बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ एक समस्या ये आती है, लॉ है ना, अब लॉ को तो लॉ ग्रेजुएट ही पढ़ा सकते हैं, है ना। अब लॉ ग्रेजुएट टीचर CBSE ने कहा रिक्रूट करने चाहिए, आज तो कि लॉ ग्रेजुएट टीचर ही स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजा। नया आज हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये तो केवल अवेयरनेस है ना। जब यही अवेयरनेस मुझे किताब के रूप में मिल जाए, देखने आप कानून का कायदा, ये कानून का कायदा अगर मुझे हर बच्चे को स्कूल में पढ़ने को मिल जाए, तो जो सारी चीज़ें आप कह रहे हैं ना, वो इस कानून के कायदे में लिखी नहीं है। राइट। बच्चा पढ़ेगा, बेटा पढ़ेगा, बेटी पढ़ेगी, बचेगी, अपना कैरियर बनाएगी। कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें कानून लागू नहीं होता। आप जज बने, पुलिस बने, टीचर बने, MBA करें, नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, IAS बने, CA बने, कानून है और वो सारे कानून इसमें पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आप अवेयरनेस ऑफ लॉ ही काफ़ी नहीं है, आपको एजुकेशन ऑफ लॉ स्कूल में बच्चों को लाजमी तौर पर पढ़ाना आवश्यक करना पड़ेगा। आप पढ़ाएं और उनको पढ़ाने के लिए लॉ ग्रेजुएट टीचर्स को अपॉइंट करें ताकि उनको रोजगार भी मिले। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाइए, मुझे पता है छोटे छोटे बच्चे काला कोट और हाथ में वो बक्सा लेकर के घूमते रहते हैं, क्या एस्टेब्लिश हो पाएंगे? और अगर वही बच्चा एक स्कूल में लॉ ग्रेजुएट टीचर बन के जाता है तो अपने आप में कानून वहाँ पहुँच गया, डर खत्म, राइट। पुलिस की जरूरत नहीं, राइट। बच्चों में जो क्राइम होता रुकेगा, समाज अपराध मुक्त बनेगा। तो दिस इज माय मिशन, लीगल स्टडीज ऑफ इंडिया। दैट्स व्हाई आई से कि देश का कानून, देश के स्कूल, देश के बच्चों को अगर पढ़ाएंगे तभी स्कूल जो है वो जेल बंद करने योग्य बनाएंगे। बहुत बढ़िया कहा सर आपने। एंड दिस ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू द सेक्शन 19 पॉक्सो एक्ट। इससे मेरा ये सवाल है आप दोनों से कि अगर किसी टीचर को या डॉक्टर को या किसी को भी फील होता है कि बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, तो आई थिंक उसके लिए मैंडेटरी रिपोर्टिंग है। बिल्कुल बिल्कुल मैंडेटरी। तो आप मतलब हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दिस? देखो जो पॉक्सो एक्ट है ना, अगर हम इसको, इस एब्रिवेशन को देखें तो दिस इज़ अ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसिव। राइट। ये प्रिवेंशन के लिए नहीं था, ऑब्जेक्टिव था कि बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखो। ओके। तो जो सेक्शन 19 है ना, इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है। अगर जैसे सपोज़ कीजिए कि स्कूल में किसी छोटी बच्ची के साथ अगर कुछ भी ऐसा सेक्सुअल ऑफेंस हुआ, उसने अपने टीचर को बता दिया या प्रिंसिपल को पता चल गया, लेकिन उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया, तो वो भी एक ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, जो हमारा सेक्शन 21 पॉक्सो में पनिशेबल ऑफेंस है। तो इसलिए हर एक की, सिर्फ ये टीचर और प्रिंसिपल के लिए नहीं है, एक आम आदमी भी अगर सड़क पे जा रहा है और उसने देखा कि किसी छोटी बच्चे के साथ कुछ गलत काम हो गया है, तो उसकी भी ड्यूटी है, मैंडेटरी है कि वो पुलिस को रिपोर्ट करे। अब ये सेक्शन सिर्फ ये नहीं कहता कि ऑफेंस हो गया, अगर हम इसको अच्छे से देखें तो when the offense has been committed or it is likely to be committed, तो अगर उनको थोड़ा सा भी सस्पिशन भी होता है, जैसे मैं जा रही हूँ और मैं देखती हूँ कि कुछ छोटे बच्चे के पीछे कुछ लोग जा रहे हैं और उसके साथ कुछ गलत हो सकता है, तो मैं कोशिश करूँ, अगर मुझ में हिम्मत नहीं है उनको रोकने की, तो मैं इमीडिएटली, मेरी ड्यूटी है कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूँ कि ऐसा ऐसा होने वाला, तो इमीडिएटली पुलिस वहाँ पे पहुँचे, जिससे बच्ची आगे कुछ उसके साथ ना हो, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। अब अगर मैं वहाँ से आंख बंद करके चुपचाप निकल आती हूँ, उस बच्चे के साथ कुछ हो जाता है, स्टिल आई हैव कमिटेड द ऑफेंस, क्योंकि मुझे पहले पता था कि हो सकता है। तो इसलिए इस इंटेंशन से लेजिस्लेचर ने सेक्शन 19 को वो किया। तो इसलिए हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर डॉक्टर है वहाँ पर, अगर हॉस्पिटल में कोई बच्ची ऐसे आ जाती है हु गेट्स प्रेग्नेंट बिकॉज ऑफ द ऑफेंस, डॉक्टर की इमीडिएटली ड्यूटी है कि वो वहाँ पर जा कर के पुलिस को इमीडिएटली मतलब इन्फॉर्म करें, नॉट जाकर, यस, रिपोर्ट करें पुलिस को। तो मैंने अपने टेन्योर में ऐसे बहुत केसेस देखे जहाँ पर मुझे दोनों टाइप के केसेस मिले कि जहाँ पर छोटी बच्ची से स्कूल में हुआ और प्रिंसिपल ने खुद FIR कराई, और ऐसे केसेस भी मेरे सामने आए जहाँ पर कि टीचर्स और प्रिंसिपल ने कि हमारे स्कूल का नाम बदनाम ना हो जाए, मैटर को हश अप कर दिया। बच्चे के साथ हुआ, जब मैटर रिपोर्ट हो गया, बच्ची ने बताया कि मैंने सबसे पहले तो अपने स्कूल के टीचर को बताया था, देन द केस वॉज रजिस्टर्ड अगेंस्ट द स्कूल टीचर ऑल्सो। ओके। तो इसलिए हमें ये अवेयरनेस होनी बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम आंख बंद करके ये नहीं कि बच्चे के साथ कुछ भी हो रहा है तो अपना बड़ा हॉस्टाइल एटीट्यूड रख करके हमें नहीं जाना चाहिए।
एंड सर जब पुलिस के पास ऐसे केसेस आते हैं तो आप सेंसिटिवली बहुत हैंडल करते होंगे ऑफ कोर्स, तो आपका क्या प्रोसीजर रहता है पूरा? प्रोसीजर तो जैसे पहले अपने मैडम ने डिस्कस किया और हमने वाकई ये लीगल एसओपी है जिसका पालन 100% तक करना ज़रूरी है और करते हैं। कैमरा प्रोसीडिंग्स है, काउंसलर्स हैं, उनका रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट है, इवन उनकी जो अब तो प्रोविज़न थी आ गया है कानून में कि भी हम विक्टिम की जो स्टेटमेंट है उसको वीडियो रिकॉर्ड भी करके प्रिजर्व करके रख सकते हैं, है ना। तो अब बच्चा तो सबसे छोटा बच्चा है, अब वो सबसे पहले अपनी फैमिली के साथ ही सेफ अपने आप को फील करता है। उनकी उपस्थिति आवश्यक है, काउंसलर की उपस्थिति आवश्यक है, और हमारे यहाँ से इला ही उसको उसके पसंद की जगह पर जहाँ उसको कन्वीनियंट लगता है वहाँ जा कर के बात करते हैं। अगर कोई हमारे पास आ गया तो पुलिस स्टेशन तो आपका घर ही है, ये तो पुलिस स्टेशन तो सर मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगी। तो आई थिंक जैसे ये मैंडेटरी रिपोर्टिंग होती है तो पुलिस ऑफिसर्स को भी आप लोग बहुत सेंसिटाइज करते हैं और इमीडिएटली मैटर को रिपोर्ट करते हैं। पुलिस वाले इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर हो जाए। अभी कुछ है कि आप बच्चों के सामने यूनिफॉर्म अवॉइड करते हैं जिससे कि वो इंटिमिडेट ना हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसा भी मेरे ऊपर सर पुलिस वालों को सिविल में ही रहना होता है। पुलिस ऑफिसर्स मेरे ख्याल उनके घर पर भी नहीं जाते, बच्चे को वहाँ पे बुलाते हैं आसपास। देखिए हमारा मेन पर्पस ये होता है कि अगर बच्चे के साथ हो तो उनके पेरेंट्स रिपोर्ट नहीं करना चाहते कि मेरी बच्ची की एक सोशल स्टिग्मा ना लग जाए कि मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत हो गया। बहुत रिलक्टेंसी इसीलिए है क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है। वो ये सोचते हैं कि क्राइम, देखिए क्राइम करने वाला तो एक्यूज्ड है, लेकिन उनको लगता है कि हाय बच्ची ने कुछ गलत कर दिया, उसको अब किसी तरीके से आगे किसी को पता ना चले, लेकिन इससे हम कितना बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसलिए उन केसेस में क्या है कि जैसे ही ऐसा कोई ऑफेंस हुआ तो स्मृति मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे सर ने भी बताया कि अगर किसी भी छोटी बच्ची के साथ या रेप विक्टिम के साथ, छोटी बच्ची का स्पेशली मैं उस पर फोकस करूँगी कि पुलिस वाले पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं होते जिससे बच्ची के कुछ एकदम माइंड पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। उनके लिए मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कोर्ट्स में क्या क्या होता है। जब सबसे पहले तो मैं अगर बच्चों के साथ कुछ गलत होता है तो मैं उनके पेरेंट्स को यही सजेशन दूंगी कि आप प्लीज़ रिपोर्ट करें, मैटर को दबाएं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ना तो बच्ची का नाम कहीं पे जाएगा, ना उस फैमिली की डिटेल्स जाएंगी। स्टार्टिंग फ्रॉम एफआईआर रिपोर्टिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, जब मैटर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाता है तब तक भी उसकी कोई आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी। बच्ची को जब जैसी मैटर रिपोर्ट हुआ तो मैंने बताया कि काउंसलर एज अ सपोर्ट पर्सन थ्रू आउट इन्वेस्टिगेशन, थ्रू आउट ट्रायल उनके साथ रहती हैं। वहाँ पर जब कोर्ट में लेकर जाते हैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, तो आजकल हर कोर्ट रूम में, हर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स बनाई गई हैं, जिसमें जैसे आप मूवीज़ में देखते होंगे जो एक इम्प्रेशन आता है कि जज साहब बैठे हैं, रीडर साहब हैं, इधर हैं और लॉयर्स खड़े हुए हैं और कोर्ट रूम पूरी तरह से पैक्ड है। वैसा एनवायरनमेंट बच्चे के स्टेटमेंट के लिए नहीं होता। उनके लिए बहुत ही अच्छा जैसे लगता है कि हम किसी रूम में कहीं पे गए, किसी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। वहाँ पे आपका प्रॉपर उनके खाने पीने की चीज़ें होंगी, उन्हें एक जगह बिठा दिया जाता है, उनके साथ एक सपोर्ट पर्सन रहती है। तो जब वो एविडेंस दे रहे हैं तो जो जजेस का रूम है जहाँ से जजेस अपने दायर से बोलते हैं वो उनको दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ सुन रही हैं और उसका जवाब दे रही है बच्ची। तो वो एनवायरनमेंट वो है ही नहीं कि जिससे उसको मेंटली कोई इम्पैक्ट पड़े। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सिस्टम काम कर रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल से बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए कि बच्ची के बारे में पता चल जाएगा, आगे समाज क्या कहेगा, इसके साथ गलत हो गया, इसके आगे शादी नहीं होगी, ऐसे जो पेरेंट्स के दिमाग में बहुत ही यूजुअल क्वेश्चंस आते हैं। सर सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, इसके अपराधी जनरली कौन होते हैं? अब मैंने आपने आज ये सवाल किया है, 94 में एक एनजीओ है प्रतिनिधि, ओके प्रतिनिधि होप, है ना। तो वो जब एस्टेब्लिश हो रही थी तो मैं इस डिस्ट्रिक्ट में ही काम करता था। तो वो क्राइम विक्टिम्स से मिलना चाहता था। उसमें जो काफ़ी हेड्स भी थे, ये सेक्सुअल असॉल्ट वाले भी थे, और वो तो उस पर जब हम उन विक्टिम से मिले, सिविल में मिले, तब भी सिविल ड्रेस में थे, सिविल उसमें कुछ बातचीत की, तो उसमें मैं कई ऐसे बच्चे मिले जिनके साथ ये अपराध उनके पिता ने, स्टेप फादर ने, अंकल ने, चाचा ने, नियर एंड डियर्स ने किया था। मतलब फ्रेंड्स
को छोड़ के जो ब्लड से रिलेटेड हैं या बाई मैरिज रिलेटेड हैं, उनके द्वारा वो अपराधी थी। और ऐसा ही एक केस नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में था किसी बच्ची के साथ, जब मैं डी कोर्स कर रहा था 90 में, तब हमारे सामने आया हुआ कि पिता द्वारा बच्ची का यौन शोषण था एंड शी वाज प्रेग्नेंट ऑफ अ वेरी एडवांस स्टेज। तो ऐसे अपराध भी हैं। ये अपराध तो वो श्रेणी में आ गए जो फैमिली के अंदर हो रहे हैं, तो हो रहे हैं तो इसका हर कोई पता है ना, तो वहीं से आवाज़ उठनी चाहिए। और पहली आवाज़ कैसे उठेगी कि बच्चा अगर किसी की गोद में बैठा है और वो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रही है या कर रहा है, मतलब उसके हाथ उसके किसी ऐसे बॉडी पार्ट पे जो नहीं होना टच कर रहे हैं या कोई ऐसा कर रहा है, तो उससे पता चलना चाहिए कि इसकी नीयत ठीक नहीं है। राइट। उसको अगर बढ़ावा दिया जाता है तो वो एक्सेस हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। है ना। तो हम इसके लिए क्या किया सरकार ने, दिल्ली कमीशन वुमन ने, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। इन्होंने 6ठी क्लास तक स्कूलों में जाकर के बच्चों को गुड टच बेटर के बारे में लीगली एजुकेट किया। एजुकेट, जी जी, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और काफ़ी लीगल कैंप्स लग रहे हैं, उन लोगों को एजुकेट भी किया जाता है। तो अभी मेरे रक्षाबंधन वाले दिन कुछ ही घंटों बाद ही उस पे इन शॉर्ट्स पे एक नोटिफिकेशन आ गया था दैट द कजन रेप्ड हिज सिस्टर आफ्टर टाइंग द राखी। यस, दीज आर कॉल्ड इंसेस्ट केसेस। Incest काफ़ी केसेस, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत हो रहे हैं ये। अब उसके बहुत फैक्टर्स हैं। मेंटालिटी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, उसके माइंड में क्या है? यू कैन नॉट गो इनटू माइंड। हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अवेयरनेस, ऐसा एक्ट करे जो हमें पता चले कि ये अप्रोप्रिएट है या नहीं है। राइट। 94 में ऐसे एक बैड करेक्टर था BC, ठीक है, वो जेल से छूट के आया 307 के केस में। बात है उसने 7-8 साल की बच्ची के साथ जो है ब्रूटल सेक्सुअल असॉल्ट किया, जिसमें उस बच्चे की डेथ भी हुई, लेकिन उसमें उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई। तो ये सेंसिटिव है। ये किसकी वजह से हुई? अच्छी इन्वेस्टिगेशन की वजह से हुई, रिपोर्टिंग की वजह से हुई, कलेक्शन एविडेंस की वजह से, प्रोसिक्यूशन की मदद से हुई, और कोर्ट द्वारा इस चीज़ को बड़े ही अच्छे तरीके से लेकर के करने से हुई। सर, जैसे सपोज किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिलती है पर से 10 ईयर्स 12 ईयर्स, तो क्या वो अपनी सर्विंग टाइम से पहले भी निकल सकता है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट 10 और 12 ईयर्स नहीं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है सपोज, या फिर 10 ईयर्स की सज़ा है या कितने भी टाइम की सज़ा है, तो अपनी सज़ा कंप्लीट करने से पहले भी निकल सकता है। अंडरगॉन का है वो प्रोविजन। अगर गुड कंडक्ट का है तो आई एम सॉरी, आप प्लीज़ देना चाहिए होता कि अगर उसका गुड कंडक्ट है, कुछ है, तो वो बिल्कुल कई बार अगर एप्लीकेशन लगाते हैं कोर्ट्स कंसिडर कर लेती हैं तो उसको निकाल देती हैं। ओवरऑल सारा देखा जाता है, हाँ जी, पूरी रिपोर्ट्स उसकी ली जाती हैं। तो आप इसकी जजमेंट कैसे करते हैं कि वो बाहर निकल के फिर से वही क्राइम नहीं करेगा? फिर उस पर प्रॉपर चेक रखा जाता है, पूरी मॉनिटरिंग होती है इन केसेस Okay. में। बिल्कुल, कोर्ट के ऑर्डर्स होते वो हैं। जेल से पिटीशन लगाता है जी। जो रिलीज किया जाए, जी। कोर्ट में आती है, कोर्ट उसको कंडीशनल बेल देता है या कंडीशनल पैरोल देता है। उसकी इंफॉर्मेशन जेल अथॉरिटी पुलिस को देती है कि जी सच एंड सच पर्सन, इसको 10 या 15 दिन के लिए या 3 दिन के लिए पैरोल मिली हुई है। कंडीशन यही है कि रोज सुबह और शाम को आकर के आपको ये पुलिस स्टेशन में अपनी प्रेजेंस नोट करा है, करेक्ट। और एक ऐसा नंबर देगा जो कंटिन्यू रहेगा जिससे संपर्क में। जैसे मूवीज में देखते हैं वो पैर में एक कुछ एक पहना देते हैं और फिर उसकी ट्रैकिंग रहती है पूरे टाइम, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये भी एक टेक्नोलॉजी का फायदा है कि ऐसा आया तो कर किया भी जा सकता है, इसमें कोई बत्तीस तो है नहीं। राइट। तो गूगल, वो आपका मोबाइल फोन ही आपका ट्रैकिंग है, वही बता देगा कि आप कहाँ मूव ऑन, राइट। ठीक है, नाउ आई थिंक विल मूव फॉरवर्ड टू द मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस। मेरा पहला क्वेश्चन मैम से है कि मैम अगर किसी औरत को अपने इन-लॉज के साथ रहते टाइम किसी भी टाइप का मेंटल या फिजिकल हैरेसमेंट फील होता है, वो रात में जाते हैं पुलिस एफआईआर रजिस्टर कराने, लेकिन वो मना कर देते हैं, तो ऐसे में उसका अगला स्टेप क्या होना चाहिए? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि ये ना बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। जब मैं हैंडल कर रही थी केसेस तो बहुत ऐसे केसेस आते थे जिसमें कहते थे कि पुलिस जो है ना हमारे केस में एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रही है। एक्चुअली स्मृति, इन केसेस के लिए हमारे पास सीधा मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस में एफआईआर रजिस्टर नहीं होती। इन केसेस को कंसर्न CAW सेल, जो कि क्राइम अगेंस्ट वीमेन है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक CAW सेल है,
तो वो केस वहाँ रेफ़र हो जाता है, जहाँ पर क्योंकि ये मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस होते हैं जिसमें दोनों हस्बैंड वाइफ की भी लाइफ इम्पैक्ट होती है। अगर सीधे एफआईआर एक बार हो गई तो आप उसको एफआईआर को विड्रॉ नहीं कर सकते, आपको उसके लिए फिर क्वैश कराने के लिए जाना होगा। तो इसलिए सबसे पहले कोशिश की जाती है कि उनमें आपस में सेटलमेंट किया जाए। अब वो सेटलमेंट कराने के लिए CAW सेल एज अ मीडिएशन सेल्स बनाई गई हैं, तो केस को वहाँ रेफ़र कर दिया जाता है। वहाँ पे दोनों पार्टीज़ के बीच में कोशिश की जाती है कि सेटलमेंट हो जाए, जो 2 तरीके से पॉसिबल है, या तो दोनों एक साथ रहने लग जाएं, या फिर अगर नहीं पॉसिबिलिटी तो वो अलग हो जाएं एक दूसरे से बाय वे ऑफ म्यूचुअल कंसेंट। तो इस तरीके से कोशिश की जाती है। उनका सेटलमेंट अगर नहीं होता तो जाकर के फिर वो मैटर FIR में कन्वर्ट हो जाता है, वो फिर कंसर्न पुलिस स्टेशन में आता है। तो इसलिए ये एक पूरा का पूरा प्रोसीजर है। तो CAW सेल में 5-6 मंथ्स और 4-5 मंथ्स ऐसे लग जाते हैं इंक्वायरी के दौरान। तो इसलिए लोगों को लगता है कि पुलिस ने FIR नहीं की, बट ऐसा नहीं है, ये राइट प्रोसीजर है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करूँगी कि अगर सपोज़ कीजिए कि उस वुमन को, महिला को बहुत ही परेशान करके मार पीट के घर से निकाल दिया, उसके शरीर पे चोट वोट के निशान हैं, बहुत फिजिकल इंजरी, विजिबल इंजरीज़ हैं, वो पुलिस स्टेशन चली जाती है। इस केस को पुलिस स्टेशन वाले CAW सेल में नहीं भेज सकते, क्योंकि CAW इस केस को उसका पहले मेडिकल एग्जामिनेशन कराएंगे, क्योंकि नहीं तो वो मेडिकल एविडेंस ही ख़त्म हो जाएगा। ऑन द फेस ऑफ इट लग रहा है कि ऑफेंस हुआ है। इस केस में पुलिस रजिस्टर करेगी। अगर वो CAW सेल भेज देते हैं तो वो बहुत गलत होगा, क्योंकि CAW सेल के पास ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, ऐसी कोई पावर नहीं है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराएं या कोई इन्वेस्टिगेशन हो। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी CAW सेल करती है, फिर अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करती है, उसके बाद FIR पुलिस स्टेशन में होती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर चोटों के निशान हैं, फिजिकल इंजरीज हैं, तो पुलिस इमीडिएटली FIR रजिस्टर करेगी। एंड सर, सपोज रात में लेट नाइट एक लड़की अपने घर से भागकर आती है आपके पास मदद के लिए, तो आपका क्या स्टेप्स होंगे? नो डाउट, जो कि उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगी, क्या उसकी नीड है, उसको कंफर्टेबल फील करा करके सुना जाएगा कि ऐसी कौन सी बात हुई है कि वो अपना घर छोड़ करके उसको पुलिस स्टेशन में आने की ज़रूरत पड़ गई। एंड उस समय उसके पास एक लॉयर होना कंपलसरी है? देखिए, ये 2 अलग अलग चीज़ें हो गई। एक तो हो गई कि जी किसी बच्चे को कोई तकलीफ़ हुई और वो सीधा आपके पास आया है, तो एज ए पुलिस ऑफिसर उसका उससे अच्छा गार्जियन तो कोई और है नहीं, लीगल गार्जियन है, तो वो अपने आप में उसकी रिक्वायरमेंट सारी भी कर देता है। राइट। लेकिन अगर वो समझदार बच्चा है और उसको लगता है कि नहीं, मैं जो कहना चाह रही हूँ या पुलिस उसको सही से तवज्जो नहीं दे रही, नहीं समझ पा रही, तो हर पुलिस स्टेशन के बाहर ना एक एडवोकेट्स का टूल लिखा होता है कि वो किसी भी समय नोटिफाई अब करती है ना एडवोकेट, लीगल एड के थ्रू का नाम और नंबर छपा हुआ होता है, वो उसको पढ़ के कॉल करके उसको बुला सकती है कि भाई पुलिस मेरी पूरी तरीके से बात नहीं कर रही, तो एडवोकेट भी उसकी बात सुन के हमें बता सकता है। जबकि कोई ऐसा डिफरेंस होता नहीं है, क्योंकि महिला के साथ कोई ऐसी चीज़ हो और कोई पुलिस अधिकारी उसमें कोई कोताही बरते, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कभी होता होगा, अब नहीं। ओके। एंड अगर वो कंप्लेनेंट इसको कोर्ट केस मतलब बनाना चाहे, कोर्ट तक लेके जाना चाहे, तो उसे हर हियरिंग में प्रेजेंट होना ज़रूरी है? नहीं, देखिए यहाँ पे मैं बताती हूँ कि जैसे ही कंप्लेंट की पुलिस स्टेशन में और वो FIR पे कन्वर्ट हो गई, तो उस केस को वो एक स्टेट का केस बन जाता है, ठीक है। और वो केस जब कोर्ट में आ जाता है तो उसे कोई प्राइवेट लॉयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं। जैसे मैं एज अ स्टेट काउंसिल काम कर रही थी, तो हम गवर्नमेंट की तरफ से ही अपॉइंट होते हैं, तो उसे अपना कोई प्राइवेट लॉयर करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जा कर के वो अपना केस वो कर सकती है, लेकिन हर डेट पर उसको जाने की ज़रूरत नहीं है। केस हैंडल करने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही पूरा देखेंगे, लेकिन जब उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, जब उसके कोर्ट में बयान रिकॉर्ड होंगे, तो उसे ज़रूर बुलाया जाएगा। और जो सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम्स के जो केसेस होते हैं, उसमें अब हाई कोर्ट के गाइडलाइंस भी हैं और हमारा कानून भी ये कहता है कि जब बेल प्रोसीडिंग्स होती हैं, जब एक्यूज अपने लिए ज़मानत की अर्जी लगाता है, तब उस टाइम विक्टिम का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोर्ट बिना विक्टिम को सुने हुए ऑर्डर पास नहीं कर सकते इन ऑल द सेक्सुअल असॉल्ट केसेस।
बट आप इस ऐसे सिचुएशन में जजमेंट कैसे फॉर्म करते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली सपोज इन लॉज हैं जो सपोज मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं अपनी डॉटर इन लॉ को, वो एक्सेप्ट तो करेंगी नहीं। एंड एविडेंस भी मैं जितना समझ पा रही हूँ कोई ऐसा रिकॉर्डेड एविडेंस तो मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस में बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को, क्योंकि हमारे पास बस सिर्फ विक्टिम का ही एक स्टेटमेंट होता है, बिकॉज दिस ऑफेंस इज कमिटेड विद इन 4 वॉल्स ऑफ द मैट्रिमोनियल होम। उसके लिए अगर कोई आई विटनेस होगा तो वो सिर्फ मैट्रिमोनियल होम का ही रिलेटिव ऑफ दैट एक्यूज होगा, उसके इन लॉज के ही लोग होंगे, बायस्ड भी हो सकता है और वो कभी आएंगे नहीं इसको देने के लिए ना। तो इस पॉइंट पर बहुत सारी ऐसे कोर्ट्स की बहुत सारे जजमेंट्स हैं कि इसके लिए हमें कोई कॉरोबोरेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें जब ये कोर्ट में केस आ जाता है ना, तो और एविडेंस पूरा रिकॉर्ड पे आ जाता है, तो जब उसको पूरा पढ़ा जाता है, एनालाइज किया जाता है, तो उससे बहुत अच्छे से क्लैरिटी आती है कि वाकई इसके साथ ऐसा कोई ऑफेंस हुआ था या नहीं हुआ था। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर किसी वुमन को हैरेस किया और उसके पास बहुत ही स्पेसिफिक एलिगेशंस हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर डेट और टाइम पर इन लोगों ने इस तरीके से मुझे मारा, ये किया, और उसका कोई जाकर के वो मेडिकल एविडेंस भी प्रोड्यूस कर देती है, इट बिकम्स अ वेरी गुड केस और वो कोर्ट में आकर बताती है। सो वी हैव द मेडिकल एविडेंस, वी हैव दैट स्पेसिफिक इंसिडेंट ऑफ दैट गर्ल, और वो अप्रिशिएट करते हुए कोर्ट उस केसेस में कन्विक्शन कर देती है। लेकिन ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ पे एक फैमिली के अगेंस्ट 10 लोग हैं और कहते हैं कि मुझे इन सब 10 के 10 लोगों ने मुझे मारा, पीटा, मुझे ताने दिए, जिनके अगेंस्ट बहुत जनरल और वेग एलिगेशंस लगाती है। तो वहाँ पर दिक्कत आती है, वो केसेस नॉर्मली एक्विटल में जाते हैं। तो एविडेंस के बेसिस पर ही कोर्ट डिसाइड करती है कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ एविडेंस, कोई कॉरोबोरेशन है या नहीं है। तो सर अब आपसे ये पूछूंगी, जैसे फॉल्स रेप केसेस भी होते हैं वैसे ये फॉल्स मैट्रिमोनियल ऑफेंस केसेस भी होते होंगे, तो इसमें पुलिस का क्या कंट्रीब्यूशन है टू आइडेंटिफाई कि केस जेन्युइन है या नहीं? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पुलिस प्री कंसीव्ड नोशन लेकर तो चलती नहीं कि जो कंप्लेंट मेरे पास आई है वो झूठी है या वो सच्ची है, लेके चलना भी नहीं चाहिए। क्योंकि एवरी डॉक्यूमेंट हैज़ 5 कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर तो हमें नज़र आते हैं, 5वां कॉर्नर होता है जो उसमें लिखा हुआ होता है, उसको हमें समझने की ज़रूरत होती है। और वो पढ़ के एक आम आदमी समझ सकता है, क्योंकि वो किसी के साथ भी हो सकता है और सबका अनुभव भी होता है कि ये पॉसिबल है या नहीं है ना। इवन दैट ठीक है, फॉल्स केस कितने होते होंगे, रेप केसेस उंगलियों पे होंगे, है ना। एक लेडी ने 10 केस करा रखे होंगे, शादियां करके करा रखी होंगी, ऐसा कुछ हो रहा होगा ना। तो ठीक है, ऐसे जो मिसयूज ऑफ लॉ प्रोविजन कर रहे हैं, आप उनका डाटा तैयार करो, नेशनल लेवल पे अवेलेबल रखो और पब्लिक को जागरूक करो कि देखो ऐसा भी आपके साथ हो सकता है, वो बचे। जो आजकल कई ऐसी NGOs हैं वुमेन एम्पावरमेंट जो कि पुरुष आयोग की मांग कर रही हैं। आपने पढ़ा होगा, अतुल सुभाष एक मैरिड मैन था, टेक्निकल हैंड था, उसकी टेक्निकल हैंड लड़की से शादी हुई और उसने आत्महत्या कर ली। 4 घंटे का उसने वीडियो रिकॉर्ड किया, सुप्रीम कोर्ट में उसकी बात सुनी जा रही है, उससे एक्सटोर्ट की जा रही है एलिमनी, है ना, कि भी इतने पैसे देगा छोड़ता। ऐसे कई केसेस जिसमें लोगों बच्चों ने सुसाइड कर ली। एक लेडी ने सुसाइड कर ली, सब्सिक्वेंटली एक हस्बैंड ने अपने बच्चे के साथ दंगा में छलांग ला करके बच्चे को भी ख़त्म किया और अपने को ही ख़त्म किया। तो ये जो मैरिटल डिस्कॉर्ड है ना, ये मैरिटल डिस्कॉर्ड आर ओनली रिजल्ट ऑफ टेम्परामेंट, पैशंस, एडजस्ट, लैक ऑफ एडजस्टमेंट्स इन फैमिली। आप एक दूसरे की ज़रूरत को पहले समझो, उसको एडजस्ट करने की कोशिश करो, थोड़ा पॉज दो। ऐसी कोई समस्या नहीं है कि भाई कुछ हो जाए। दूसरा दिक्कत आती है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, ठीक है, ये भी बहुत गड़बड़ी है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस के नाम पे जैसे महिलाओं ने अपने पति का अपने प्रेमी के साथ किसी को नीले डब्बे में पैक कर दिया, किसी को पॉइजन दे दिया। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समाज जा कहाँ रहा है, इस पे पुलिस का या प्रोसिक्यूशन का या अदालत का कोई रोल नहीं है। रोल है स्कूल का। सही बात है, फाउंडेशन तो वही है। अगर स्कूल बच्चों को कानून नहीं पढ़ा रहा तो
वो बच्चों के द्वारा जो अपराध हो रहा है या वो कर रहे हैं, सबसे पहले सजा उस स्कूल को मिलनी चाहिए। इसीलिए सर ने ये मिशन चलाया हुआ है। इस पूरा सजा मिलनी चाहिए, पूछ के बनाना चाहिए। हाँ बता भाई, तूने बच्चे को ये किताब पढ़ने के लिए दी, इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑफ नो एक्सक्यूज कह दिया, लेकिन उस इग्नोरेंस ऑफ लॉ को दूर करने के लिए निर्भया के द्वारा दी गई ये लीगल स्टडीज की किताब पढ़ने के लिए आपने जहमत नहीं उठाई। सही तो बात है सर। फर्क यहाँ से आएगा। संस्कार हर कोई अपने बच्चों को अच्छे देता है। जब वो बच्चा भाग जाता है ना, तो उसका पीयर ग्रुप कैसा है, बिल्कुल बिल्कुल वो चीज़ें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। आप बड़े लेवल के रिच आदमियों को या पर्सनैलिटीज़ के साथ अपने को कंपेयर नहीं कर सकते। उनके लिए वो बड़े एडवांस स्टेज पर हैं, उनके लिए ये चीज़ें कुछ डिफरेंट मायने रखती हैं, वो एक आम आदमी के लिए डिफरेंट मायने रखती है। दोनों को एक तराजू में हम लेकर के नहीं चलना चाहिए, करेक्ट। है ना। तो निर्णय और समस्या और समाधान तो समाज के पास ही है। तो समाज को अगर हम तो कहते हैं, मैं तो जिस भी थाने में जाता था मैं तो यही कहता था कि अगर मैं यहाँ आया हूँ तो मैं ये थाना बंद करने के लिए आया, मुझे बहुत अच्छी सोच है, थाना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका। और जहाँ जहाँ मैं रहा 8:30 बजे के बाद मेरे थाने में कोई नहीं कोई था। काम नहीं आता था। पब्लिक इतनी ओरिएंटेड थी और अपने आप ये सारी चीज़ें होती चली गई, चाहे वो छोटी थी या बड़ी थी। बड़ा तो कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। और कई ऐसे इंस्टांसेस मेरे सामने आए जो कंप्लेंट्स, आप रेप की बात करते हैं, भाई आपने कंप्लेंट की रेप की, ठीक है, हाउ देयर इज़ ए प्रोसीजर, आपका रिकॉर्ड होगा, स्टेटमेंट आपका मेडिकल होएगा। सब मेडिकल के लिए जाती हैं और आप मना कर देती, सो व्हाट। तो इसका एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं आ पाता। इसका फ़ायदा किसको जाएगा? जिसके खिलाफ आप एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो आपकी इंटेंशन क्या है? या तो आप चीज़ों को ठीक करना चाहती हैं या आप उस एक्यूज की स्थिति का फ़ायदा उठाना चाहती है, एक्सटॉर्ट करना चाहती है। करेक्ट। तो इसका निर्णय हम नहीं लेते। हम तो जो फैक्ट नज़र आते हैं उस पर प्रोसिक्यूशन की राय से लेकर के वो अदालत के सामने परोस देते हैं। अदालत से बड़ा अच्छा निर्णय कोई नहीं दे सकता, वो यहाँ पे। बिल्कुल पर ये जरूर कहूँगा समाज को, सरकार को और अदालत को, स्कूलों में बच्चों को लीगल स्टडीज विषय पढ़ाएं, बिल्कुल पढ़ने दें, बिल्कुल। जी। टीचर्स अपॉइंट करें। अगर ऐसा करेंगे तो आज हमारी जो दिल्ली के सीएम मैडम हैं, उसके साथ उसके घर पर हाई सिक्योरिटी जोन में वो जो बच्चा था वो उसको थप्पड़ अभद्र व्यवहार नहीं करता, बल्कि उनके पैर छूता कि वो समाज के लिए इतना बड़ा काम कर रही है, जन सुनवाई कर रही है, अपने लेवल पे लोगों से सुन रही हैं। एंड आई वेंट टू हर, मैं ये अपना प्रपोजल लेकर के सीएम मैडम से भी मिला और मैंने उनको दिया। प्रेजेंटेशन भी दिया है। और आई एम होपफुल कि दिस थिंग इज अंडर देयर कंसिडरेशंस। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट एंड इट इज अ ग्रेट इनिशिएटिव। शायद हो सकता है मैं बहुत भी की ये है वो लीगल स्टडीज की किताब, वेरी नाइस सर। या भी बार हिंदी। और अब तो सीबीएसई जो है आपको नए लॉ इनकॉर्पोरेट करके दे रहा है किताबें, और वो भी इसलिए क्योंकि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी पिन अप करने की कि भाई लॉ बदल गया तो किताबें नहीं बदलोगे, बदलो, है ना। नहीं सर, बहुत अच्छा इनिशिएटिव एंड वी आर होपफुल। ये चाइल्ड राइट्स का चैप्टर है इस लीगल स्टडी की किताब में जिसकी आप बात कर रहे हैं। करेक्ट, ये होना बहुत जरूरी है ऑफ कोर्स। बहुत सी सारी ईच एंड एवरीथिंग इसमें, सेक्सुअल ऑफेंसेस भी हैं, साइबर लॉज भी हैं, सब कुछ है। पढ़ाने वाले वो तो हम तो रेडी हैं कि हमें आप मौका दीजिए, हम पढ़ाएंगे आपके बच्चों को। शुरुआत तो करो। सही बात है सर। आकाश में भी छेद होता है, पत्थर उछाले हो, हैं सागर में भी आप लहरें उठा सकती है, आप कुछ करके तो देखो। सही बात है। एक आदमी आज़ादी के लिए अगर बात नहीं करता तो आज हम आजाद नहीं होते। इट्स ऑल अबाउट द विजन। और मजे की बात तो ये है कि जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्कूल हैं, जिनको मैं आरटीई लगा के पूछता हूँ, बड़ा आराम से लिखते हैं कि जब मैं अपने स्कूल में बच्चों को लीगल स्टडीज नहीं पढ़ाता, मेरे स्कूल में इसको पढ़ाने की लॉट टीचर नहीं है, सरकार का काम है वो उपलब्ध कराए। मैं सरकार से बात कर रहा हूँ। सो अब हम बात करेंगे मिसयूज ऑफ सेक्शन 498 आईपीसी की। सो मैम, इस सेक्शन का असली पर्पस था विमेन को डाउरी से बचाने का। आजकल इतनी डाउरी की वजह से हैरेसमेंट, डेथ्स हो रही है। अभी रिसेंटली ग्रेटर नोएडा का भी केस आया है। जी जी जी। जो काफ़ी, आई मीन एवरीबडी नोज अबाउट द केस। तो ऐसे में क्या प्रोसिक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से
आपने पहली बात तो कितना मिसयूज भी देखा है एंड कितना रियल देखा है? देखो, जब मैं कोर्ट्स में काम कर रही थी, महिला कोर्ट में, तो दैट वाज अ लॉन्ग टाइम बैक। मैं महिला कोर्ट में काम करते थे अराउंड 2000 ईयर 2000 2004-5 उस टाइम में। तब थोड़ा सा लॉ स्ट्रिंजेंट था, मिसयूज़ हो रहा है नहीं हो रहा उन सब पे। उसमें तब क्या था कि इन केसेस में ना, जैसे ही एफआईआर रजिस्टर होती थी, पुलिस इमीडिएटली आकर के फैमिली मेम्बर्स को अरेस्ट कर लेती थी। तो देयर वाज अ क्लियर थ्रेट टू द फैमिली कि हम इमीडिएटली अरेस्ट हो जाएंगे। लेकिन अब क्योंकि अब बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की गाइडलाइंस आ गई हैं, 2014 में एक अरनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की एक जजमेंट आई, जो हमारा लॉ में ऑलरेडी है। वो ये कहते हैं कि अगर इन केसेस में जिसमें 7 साल या 7 साल से कम की पनिशमेंट है, उसमें पुलिस सीधा आकर इनको अरेस्ट नहीं कर सकती। तो अब इन केसेस में अरेस्ट का इतना डर नहीं है। तो और जो पुलिस पहले इनको एक नोटिस देगी, मैंडेटरी है, और आकर नोटिस ज्वाइन करें, और उसके बाद जब तक वो नोटिस देते हैं तो ये लोग एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर लेते हैं कोर्ट में, और उनको बेल मिल जाती है, या फिर इनकी सीधी अरेस्ट ना होकर के विदाउट अरेस्ट चार्जशीट सबमिट हो जाती है। तो अब वो डर तो हट गया है। तो रहा जो मिसयूज़ का, बहुत सारी जजमेंट्स ऐसी आई हैं, नो डाउट अबाउट इट, कि बहुत सारे केसेस हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी रिसेंटली एक केस में ये ऑब्जर्व किया कि इस सेक्शन का बहुत ही क्रूअल वे में मिसयूज़ हो रहा है। लेकिन अभी हाल ही में एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में, अभी 2025 में ही एक जजमेंट आई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया कि 498A आईपीसी का मिसयूज़ हो रहा है, बहुत फॉल्स केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, इसलिए इस केस को, इस सेक्शन को ही आप स्ट्राइक डाउन कर दें, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड सेक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वो एक PIL लगी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे डिसमिस कर दिया, यह कहते हुए कि अगर एक केस में मिसयूज़ हो रहा है तो देयर आर नंबर ऑफ केसेस विच आर द जेन्युइन केसेस। और जो लेजिस्लेचर की इंटेंशन थी कि ये जो 498 जब बना था, वो इसीलिए बना था कि वो बहुत सारे हमारे यहाँ पे डाउरी अभी ख़त्म नहीं हुआ, उन केसेस में अगर हम इसको ख़त्म कर दें तो उनको कहाँ से प्रोटेक्शन मिलेगी, सेफ गार्ड मिलेगा। तो जो अभी आपने ग्रेटर नोएडा वाला केस बताया, उसमें भी बिकॉज ऑफ डाउरी ही उस लड़की को मार दिया गया। दैट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। तो इसलिए बिल्कुल मैं आपकी बात मान रही हूँ। बहुत सारे मैंने जो केसेस डील किए हैं, बहुत सारे जेन्युइन केसेस भी तो होते थे। मिसयूज़ हम उसमें कहते हैं, वो फिर कोर्ट अपने आप एविडेंस देख करके, उनकी गाइडलाइंस देख करके, और जो हमारे कानून में ऑलरेडी प्रोविजंस बने हुए हैं, कोर्ट उन केसेस में एक्यूज्ड को एक्विटल कर देती हैं। तो इस पर बस मेरा इतना ही कहना है। एंड सर, आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है? जैसे सपोज एक लड़की आई है, डाउरी केस के, डाउरी की वजह से उसे हैरेस किया जा रहा है, आप कैसे अपनी जजमेंट फॉर्म करते हैं कि पहली बात तो ये केस जेन्युइन है कि नहीं, एंड फैमिली मेम्बर्स की क्या राइट है इसमें? उन ऑफ कोर्स दे आल्सो हैव अ राइट टू वॉइस देयर ओपिनियन, देयर ओन पर्सपेक्टिव हो सकता है वो फ्रेम कर रही हो अपने घर वालों को। तो क्या है इसमें प्रोसीडिंग्स? प्रोसीडिंग्स तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लीगली डिस्क्राइब्ड है, और विक्टिम को पुलिस से ज़्यादा पता है, क्योंकि विक्टिम और जिनके खिलाफ एलिगेशंस होते हैं वो पहले से ही अपने लॉयर्स को साख लेकर के इस बात पर चलते। ये मान के चलो, कोई भी कंप्लेनेंट, चाहे आजकल मैं देख रहा हूँ वो चाहे रेप केस की हो या मैट्रिमोनियल ऑफेंस की हो, विक्टिम के साथ उनका कोई ना कोई लीगल कंसल्टेंट साथ में आता है, राइट। तो खुदाई की तो कोई बात ही नहीं रह गई। ठीक है, आ गया, आप में सम्मान करते हैं, बढ़ते हैं, प्रोसीजर है, इमीडिएट उसमें एक्शन लेने वाली बात है। कभी FIR दर्ज हो रहा है, ठीक है, मैंडेटरी है, मना नहीं कर सकते, बट ललिता कुमारी जजमेंट इज देयर, तो सच मैटर्स आर रेफर टू क्राइम एंड वुमेन सेल फॉर डीप इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, और फैमिली काउंसलिंग भी उनकी वगैरह होती है, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी होती है कि दोनों पक्षों में वो जुड़ जाए सबसे पहले तो। और ऐसे कई बार हुए भी, क्योंकि मैं भी वुमेन सेल में मैंने काम किया 98 में, तब तो इसका बड़ा ही, वो कहते हैं ना, वो हुआ सा था कि इधर केस दर्ज हुआ और उधर मैडम ने 2014 से पहले बहुत ज़्यादा डर था हमारे समाज में। अब लेकिन बहुत अवेयरनेस क्रिएट हो गई है, लोगों को पता है कि इन केसेस में सीधे अरेस्ट नहीं होगी। और मतलब आप ये कहना मेरे ख्याल से पुलिस के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होगा
क्योंकि हमारे पास बहुत डिटेल कंप्लेंट आ जाती है। इस स्टेज पे पुलिस भी नहीं कह सकती, पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं कहता, कोर्ट्स पे एक कंप्लेंट देके नहीं कह सकते कि ये जेन्युइन है या मतलब फेक केस है। उस केस का जब एविडेंस ऑन रिकॉर्ड आ जाता है तो कोर्ट डिसाइड करती है। तो इस स्टेज पे हम लोग शुरू में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बस ये है कि रिलेट कर देते हैं जी। और मेरे ख्याल से सर आप बहुत ज़्यादा विदाउट अरेस्ट फाइल हो रही हैं, बहुत सारी फाइनल रिपोर्ट्स जो हो रही हैं उस समय ना हमारी कुछ Courts गाइडलाइंस के की थी हमारी पुलिस के लिए और हमारे डिपार्टमेंट ने बनाई थी। और हमारे जो कमिश्नर ऑफ पुलिस थे वो थे युद्धवीर सिंह डडवाल साहब। बड़े मेहनती ऑफिसर थे और उन्होंने अपना अच्छे काम किए, अच्छे से सर्कुलर्स निकाले, अच्छे स्टैंडिंग ऑर्डर निकाले। उनमें से एक स्टैंडिंग ऑर्डर 498A पर पी है जी, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि ठीक है जहाँ नहीं अवॉइड हो सकता, भाई इंजरी में ये सब कुछ है, केस रजिस्टर होना चाहिए कब, जहाँ ये है CAW सेल में जाता है, उसकी इंक्वायरी होने के बाद केस रजिस्टर होता है। अगर आपको हस्बैंड को इमीडिएट अरेस्ट करने की ज़रूरत है और आपके पास एविडेंस है, SHO कैन अरेस्ट हिम बट स्पेसिफिक रीजंस देने होंगे। परमिशन ऑफ ACC। ओके, हस्बैंड अगर देर इज सब कुछ है और अदर देन हस्बैंड, अगर मान लो सास ससुर है कि उसके बाद रिमोट रिलेटिव्स हैं, उनके लिए अगर आपने कोई पैराट बने तो आपको एक रिपोर्ट बना करके अपने सीनियर अफसर को, डिस्ट्रिक्ट जस्टिस को भेजनी है कि जी मेरे पास ये मैटर आया है, इसके खिलाफ ये एविडेंस है, इसके खिलाफ ये एविडेंस है और इसमें मैंने अरेस्ट करना है नहीं करना। तो वो एक तो मतलब एप्लीकेशन ऑफ माइंड होती थी जी, वो सीनियर ऑफिसर्स तक जाती है। तो वो पहले अपना माइंड अप्लाई करते हैं और फिर उनकी तरफ से अगर डायरेक्शन आती है कि हाँ ये केस हमें लग रहा है, तो देयर इज अ लैडर, उस तरीके से फिर उसके बाद ही अरेस्ट करते हैं। पर उनको भी बहुत स्पेसिफिक रीजंस देने होंगे कि क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। और इन केसेस में ना एक्विटल की बड़ी संभावना रहती है। 90% केस एक्विटल ही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उसमें जो मेजर रीजन मैंने आपको बताया, मेरे पास एक एक्चुअल रिपोर्ट भी है, 2007 का केस है, 2020 में वो जजमेंट आया उसका 13 साल बाद और उस पर एक्विटल हुआ है। और एक्विटल का रीज़न यही है कि जो उसमें एलिगेशंस लगाए गए 498 के, दे आर नॉट स्पेसिफिक्स, दे आर नॉट पर्सन्स, जनरल एंड वीक एलिगेशन नो कि भी किस टाइम में क्या हुआ था, आप जो इंटरेस्टमेंट किया है चीज़ें उसका सबूत नहीं है आपके पास। और 13 साल तक वो ट्रायल चली और उसमें एक्विटल हुआ है ना। तो वहाँ हॉस्टिलिटी ऑफ विटनेस एंड लैक ऑफ एविडेंस ए मेजर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एक्विटल ऑफ दीज केसेस। तो राइट। और जो जेन्युइन केस होते हैं उसमें ऑन द फेस ऑफ जब वो चलते हैं ना, उसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अब हमने एक केस इन्वेस्टिगेट किया, हमें नज़र आ रहा है कि हस्बैंड वाइफ एक अच्छे परिवार में रह रहे हैं, उनके पास खाने पीने के लिए सब कुछ है, कोई बुरा ऐब नहीं है, माता पिता अच्छे से उसको संभाल रहे हैं, ससुर है नहीं, सास है, हस्बैंड है और वाइफ है, दे आर लिविंग पीसफुली। उसके बावजूद मुकदमा दर्ज कराया जाता है प्रेशर करा करके, ठीक है, अरेस्ट के लिए कहा जाता है, अरेस्ट भी करो, वो 100% रिकवरी करा देता है कि ये तो इसकी चीज़ है, ये पड़ी है, ले जाओ, मैंने किया नहीं। तो हमें भी बड़ा दुख होता है कि यार इन दोनों में अगर कुछ है नहीं तो ये क्यों केस हुआ। लेकिन हम मजबूर हैं ना, आपको तो अपना पूरा नो इमोशंस। हम कोर्ट को बताते भी है कई बार केस में, तो जी हमारी आत्मा जो है ना वो नहीं मानती थी कि हम ऐसा करें, लेकिन हम मजबूर हैं इससे। एंड सर ये डाउरी केसेस सिर्फ विलेजेस में तो नहीं हो रहे हैं, दे आर स्प्रेड आउट टू सिटीज ऑल्सो, जहाँ पे आई एम अज्यूमिंग कि एजुकेटेड लोग रहते हैं या पार्शली एजुकेटेड या इतने एजुकेटेड तो होंगे कि दे अंडरस्टैंड कि एक बच्चे को आप जला नहीं सकते जस्ट बिकॉज वो उनके घर वालों से डाउरी नहीं मिल रही है। आप इसका कुछ रूट कॉज बता सकते हैं या? क्योंकि इसके लिए ना अब जैसे एक्विटल रिपोर्ट्स आती हैं, हम एक्विटल रिपोर्ट्स को एनालाइज करते हैं और एनालाइज करके हम ये ढूंढते हैं कि इनमें कारण क्या थे, उन कारणों को हम नीचे परकोलेट करते हैं। एटलीस्ट काफ़ी समय तक हम करते रहे इस चीज़ को, उसका कंपेंडियम बना करके हम नीचे फ्लो भी करते हैं ताकि वो SHO के टेबल पे पहुँचे और SHO चार्जशीट डालने से पहले ये इंश्योर कर ले कि ये कमियाँ उस केस में तो नहीं है, ताकि फुल प्रूफ हो और प्रोसिक्यूशन का हमें सहारा उसमें मिलता है। और ये सारी चीज़ें प्रोसिक्यूशन पहले ही चार्जशीट दाखिल करने से पहले रेस कर चुका होता है, जिसके हम कंप्लाइंस करते हैं। लेकिन ड्यूरिंग ट्रायल कुछ ऐसी और भी चीज़ें नहीं आ सकती होंगी जो आ जाती हैं, जो हमें बाद में पता करते हैं, तो हम वो भी ठीक करने की कोशिश करते हैं। रीजंस फॉर जो कि भी कौन क्या करेगा, ये भी जब तहरीर आती है ना, उसका रिलेशन क्या था, एज क्या है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, हैबिट है क्या नहीं है। आस पड़ोस वाले लोग बताते हैं कि रोज़ दारू पी के आता है, ये काम धंधा कोई है नहीं, या काम इतना है, पैसा इतना है, उधर भी एक रखी हुई है, उधर भी एक रखी हुई है,
और इस वजह से ये है, बच्ची तो बड़ी ठीक है जी। तो छोटे छोटे जो झगड़े होते हैं ना, छोटी छोटी बातें, जो अगर हम उसको थोड़ा सा पॉज देते हैं, मेरी किसी से बात चल रही है, झगड़ा हो गया, और उसमें से एक आदमी ऐसा होना चाहिए चुप लगा के उस समय बैठ जाए, मुड़ जाए, बाद में आकर के चाहे फिर उसे कहे भाई देखो तुमने जो कहा था ना कि यार इसमें इस तरीके से नहीं हो सकता था, मैं जवाब दे सकता था लेकिन मैं वापस आ गया, तो वहाँ फिर टूट नहीं होगी। और फिर जब लॉ है कि ठीक है आप अपनी मैरिज रजिस्टर कराओ, कंपलसरी होना चाहिए, ता है तो अबाइड हो ना, है आप जो चीज़ एक्सचेंज कर रहे हैं, दे रहे हैं प्रेजेंट के तौर पर, उसकी लिस्ट बनाओ, जमा कराओ। राइट, अपने राइट। देखो इसमें स्मृति, व्हाट आई फील कि चाहे एजुकेटेड क्लास भी है, रिमोट एरियाज में हो रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट हम ये नहीं कह सकते कि एजुकेटेड क्लास में ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन आपकी किसी और फील्ड से रिलेटेड है। आपकी नेचर क्या है, अगर आपकी ग्रीडी नेचर है, आपका माइंडसेट क्या है, अगर आपने सोच लिया कि अगर लड़की की शादी हुई है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे तो कुछ कस्टम्स हैं, हमारे रिवाज हैं कि हमें पहले भी पैसे मिलते थे, हम डाउरी लेकर आती थी, अगर वो फैमिली में वो माइंडसेट ही वैसा है तो उनकी सोच भी वही होगी और वो फिर ऑफेंस भी करेंगे। राइट। तो उसको तो बदलने के लिए तो आई थिंक बहुत ही जॉइंट एफर्ट्स और बहुत कुछ हमें करना होगा। आई थिंक इट्स जी रॉन्ग वे टू जी। एक एमडी डॉक्टर है, ठीक है, एमली डॉक्टर है लड़का में, अब उसकी शादी होनी है, पता चल जाता है पूरे उसमें कोई एक बंदा है, इसीलिए किसका लगता है एमडी भाग गया, ठीक है, तो बाहर से प्रपोजल आते हैं, मेरी लड़की से शादी कर लो, मैं 10 करोड़ लगा दूंगा, मैं हॉस्पिटल खोल दूंगा। अभी भी हो रहा है, अभी भी बहुत है, किसी तरह डिमांड्स हो रही हैं, हर एक का अपना अलग परसेप्शन है। वी कैन नॉट इक्वेट कि एजुकेटेड क्लास में नहीं है, अनएजुकेटेड क्लास में नहीं है, या बहुत रिमोट एरियाज में, विलेजेस में है, ऐसा नहीं है। जेन्युइन केसेस हैं, बल्कि रिमोट एरियाज में तो इतने जेन्युइन केसेस जो अनरिपोर्टेड रह रहे हैं होने के बाद, क्योंकि उनको अवेयरनेस, उन्हें पता नहीं है हम कहाँ जाएं, क्या करें, उनके अंदर हो रहा है। अवेयरनेस नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल। और मैम आपसे एक सवाल है, जैसे अक्सर लोग समझते हैं कि प्रोसिक्यूटर विक्टिम का ही लॉयर होता है, बट अगर केस वीक हो या जेन्युइन ना लगे तो आप कोर्ट को कैसे असिस्ट करते हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। नो डाउट अबाउट इट कि हम लोग विक्टिम के लिए काम करते हैं, लेकिन जो रोल है ना पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, वो मेन रोल ये है कि हमें कोर्ट को असिस्ट करना होता है कि एक प्रॉपर तरीके से जस्टिस मिले। अगर कोई भी एविडेंस जो भी है, अगर वो एक्यूज्ड फेवरिंग है, स्टिल इट्स द ड्यूटी ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्लेस दैट पर्टिकुलर एविडेंस बिफोर द कोर्ट। हम उसको हाइड नहीं कर सकते। तो बेसिकली हमारा जो काम है एज अ न्यूट्रल पर्सन, एज अ इंडिपेंडेंट ऑफिसर, आई एम नॉट फॉर द विक्टिम ओनली। अगर मुझे लगता है कि वो झूठा केस है और वो ठीक से जेन्युइन केस नहीं है, तो मैं पूरी तरह से बहुत बोल्डली कोर्ट में सबमिट करूँगी कि इसमें ये चीज़ें एक्यूज फेवरिंग है। कोर्ट सारा एविडेंस देख करके कोर्ट को एक्यूज को एक्विट कर देती है। मैं आपको अपने टेन्योर का एक केस यहाँ पर बताना चाहूँगी। मैं एक रेप केस हैंडल कर रही थी। डेट वाज अ केस जो कि एक प्लेसमेंट एजेंसी से डोमेस्टिक हेल्प को हायर किया गया था। उसमें उस जो विक्टिम थी उसने एलिगेशंस जो लगाई थी, वो घर के जो ओनर हैं एंड उनके अगेंस्ट एलिगेशंस लगाई थी कि जो ओनर हैं उन्होंने उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस किया, दैट टू इन द डे टाइम, जब फैमिली मेम्बर्स घर में ही मौजूद थे। और वो आप हैरान होंगी स्मृति, जो एक्यूज थे वो अराउंड 80 years old मैन, ही वॉज स्टैंडिंग इन द कोर्ट एज एन एक्यूज्ड, और उनको ना आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी। और जब वो कोर्ट में आते थे तो उनको एक चेयर प्रोवाइड की जाती थी और उस चेयर पे बैठ करके वो अपना जो भी वहाँ पर प्रोसीडिंग्स हो रही होती थी वो देखा करते थे। उन्होंने अपने पूरे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स लगाए। मेडिकल डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद जिससे ये प्रूव हो रहा था कि वो उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, उसमें जब एविडेंस ऑन रिकॉर्ड आया तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आई कि इसमें कोई सैलरी का इशू था, क्योंकि विक्टिम ने तो एलिगेशन लगा दी। जब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो झूठ होता है वो क्रॉस एग्जामिनेशन में पकड़ा जाता है, सच जो है वो बिल्कुल सामने आ जाता है। तो उसने ये हुआ कि उनका कुछ सैलरी का इशू था, उसको लेकर के जब वो सैलरी वाला इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो इसने कुछ फॉल्स एलिगेशंस रेप की लगा करके कोई एक्यूज बना दिया। मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट करके इसको कंफर्म करने के लिए, क्योंकि हमारा एक प्रोसिक्यूशन का पुलिस वालों के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है,
कोर्ट्स बहुत बहुत सेंसिटिव होती हैं इन केसेस को डील करने के लिए। तो मैंने टाइम लिया, मैंने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बुलाया, मैंने अपने लेवल पे पता किया, तो ये बात बिल्कुल सच पाई गई। आई डिड नॉट वांट टू स्पीक इन फेवर ऑफ द प्रोसिक्यूटिंग विक्टिम, बिकॉज एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेरी ड्यूटी बनती थी कि उसमें मैं कोर्ट को पूरा असिस्ट करूं। उस केस में जब ये पूरा स्टैब्लिश हो गया तो कोर्ट ने उसको एक्यूज्ड को तो छोड़ दिया, लेकिन इसके विक्टिम के अगेंस्ट क्रिमिनल केस का ऑर्डर कर दिया। अब इस केस में एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुझे जो एक जेन्युइन केसेस में किसी को कन्विक्शन कराने में जो मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, बिल्कुल वही सेटिस्फेक्शन मुझे जब एक इनोसेंट एक्यूज को छोड़ा गया तो उसके लिए मुझे मिला। तो यही हमारा रोल है कि हम किसी तरीके से जस्टिस प्रोवाइड करा सकें। बिल्कुल, आई थिंक वो आप दोनों का ही अल्टीमेट बिल्कुल बिल्कुल पुलिस वालों का और हमारा, बिल्कुल कि जस्टिस में हम हेल्प करें। बिल्कुल, झूठ का साथ नहीं देना है, सच के साथ चलना है। एंड मैं आप दोनों से ही सवाल पूछूंगी अब कि जो महिलाएं प्रोसिक्यूटर्स से या पुलिसमैन से डरती हैं, इंटिमिडेट होती हैं, जिन यूनिफॉर्म देख के एक भय पैदा हो जाता है, उन्हें लगता है वो अपनी बात नहीं रख पाएंगी, उनके लिए कोई ऐसा मैसेज जिससे उन्हें गैदर हो करेज आपसे खुल के बात करने का? अच्छा, पुलिस से अगर आप पूछेंगे तो कभी जो आपने कहा ना, पहले कभी ऐसा होता था, लेकिन अब तो पुलिस सर्विसेज को आपको होम डिलीवरी कर रही है ना, ऑनलाइन सर्विसेज कर रही हैं आप। और दिल्ली पुलिस में कई लेवल हैं अपनी बात को पहुंचाने की। बीट में बीट कांस्टेबल जाता है, वो 10-20 जगह बैठता भी है ना, किसी को तकलीफ हो तो किसी के थ्रू वो पहुंचाई जा सकती है, माध्यम बनते हैं, राइट। थाने में SHO है, रिसेप्शन डेस्क है हमारा, रिसेप्शन में जाकर कुछ भी बातें बता सकते हैं, SHO डायरेक्ट सुनते हैं, उसके ऊपर ACP है, DCP है, उसके 112 तो है ही है। सबसे पहले डायल 112 करो आप, आपको सोचना ही नहीं है ओके डायल 112, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, 112 डायल करके कुछ बताओ दे तो अपने पुलिस आपके पास आ जाएगी। उसके बावजूद भी कई बार हिचकिचाते, नॉन रिपोर्टिंग केसेस बहुत ज़्यादा, हमें नो डाउट बहुत ज़्यादा नॉन रिपोर्टिंग केसेस हुए जो कॉन्टैक्ट एक दूसरे के साथ हमारा होगा, कम्युनिटी पुलिस से होंगे तभी सामने आएंगे। और ये फीडबैक आपको अगर मिलेगा तो वो मिलेगा आपके स्कूलों से। वहाँ बच्चे हैं, लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, 11वीं-12वीं तक पढ़ते हैं। वहाँ जब पुलिस जाती है, पुलिस क्लास में बच्चों से बातचीत करती है, इन कैमरा बातचीत करती है, हम भी बात करते हैं। तो जब सेशंस ख़त्म होता है, हम उनके करियर की बात करते हैं, उन्हें कहते हैं कि ये 5 साल मेहनत कर लो, आपके 50 साल आराम से निकल हो जाए, है ना। अच्छा निवेश करोगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, करेक्ट। कम निवेश करोगे देर से मिलेगा, बिल्कुल नहीं करोगे तो उधार लेना पड़ेगा। और आपके रास्ते में इस ड्रीम को, जो भी आपका ड्रीम, उसको प्राप्त करने में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप खाकी को रोको, किसी भी खाकी को रोको कहेंगे कि जी अंकल मेरे को ये बात करनी। आपके पेरेंट्स आपकी बात नहीं सुन रहे, टीचर बात नहीं सुन रहा, बट आपकी पुलिस आपकी बात जरूर सुने। इतना क्लोज इंटरेक्शंस है हमारा दिल्ली पुलिस का अपनी सिटी में। और ये हर, मैं कह रहा हूँ, ये एग्जाम्पल बनता है दूसरी नेशनल पुलिसिंग के लिए। वो हमारी किए हुए कामों को देखकर, दिल्ली पुलिस के किए हुए कामों को देख करके नेशनल पुलिस अपने अपने प्रोग्राम बनाती है। दिल्ली पुलिस एक प्रॉम्प्ट जरिया है रिस्पॉन्स देने पर। और फिर हमारे यहाँ जो बच्चियाँ आज पुलिस अफसर हैं, IPS हैं, SHO हैं, ACP हैं, वो भी तो आप समाज में से ही निकल के आ रही हैं। बिल्कुल, बड़े घरानों की बच्चियाँ भी हो सकती हैं और छोटे घर की बच्चियाँ भी। बिल्कुल। तो वो किस वातावरण से निकल के आई हैं? डर की आगी तो जीत है, बट डर को निशुंग तो करना छोटा था, दीवार कर जाएगी। एंड मैम आपका ओपिनियन? मैं ये कहूँगी कि मैं सभी महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि अगर कुछ भी आपके साथ गलत हुआ है, चाहे वो मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस हैं या सेक्सुअल असॉल्ट ऑफेंस है या फिर कोई और क्राइम हुआ है, तो प्लीज़ सिस्टम से बिल्कुल मत डरो, क्योंकि सिस्टम आप लोगों के साथ है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से, शायद आपके पॉडकास्ट के माध्यम से हम कुछ बता पाए उनको, तो मेरे ख्याल से उन्हें समझ आया होगा कि ऐसा नहीं है कि हम डर के मैटर को रिपोर्ट ही ना करें। अगर आपको कोई लॉयर की ज़रूरत है तो हर महिला का ये राइट है, चाहे वो वर्किंग है, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे कुछ कमा रही है या नहीं कमा पा रही,
लेकिन उसको एक फीस का डिस्ट्रिक्ट से लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से एक लॉयर मिल सकता है। प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट के बिहाफ पर उसके लिए है, जो पुलिस और प्रोसिक्यूटर का बहुत ही अच्छे से कोऑर्डिनेशन है, सिस्टम में काम हो रहा है। लेकिन उसके लिए आप बिना डर के आपको कंप्लेंट करनी पड़ेगी। जब आप रिपोर्ट करोगे तभी वो सिस्टम एक्टिवेट होगा। और अगर आपको किसी चीज़ का डर है, तो जैसे मैंने दिल्ली विक्टिम, जैसे हर स्टेट में विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है, तो वो आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। और कोर्ट में अगर आप आते हैं तो कोर्ट बहुत ही सेंसिटिव तरीके से केसेस को हैंडल करते हैं। अगर ये जेन्युइन केसेस हैं और आप आकर पूरी तरह सपोर्ट करके जाते हैं, बस मेरा उन्हीं को है कि आप बिल्कुल नहीं घबराइए, सिस्टम पूरा आपके साथ है, आप आगे बढ़िए, तभी हमारे यहाँ से थोड़ा क्राइम कम होगा। राइट। एक चीज़ हम यहाँ जोड़ना चाहेंगे मेरा एसोसिएशन जी जी बच्ची गर्भ में भी सुरक्षित नहीं थी, है ना, तो वुमेन वो फीमेल फोर्टिसाइड के केसेस होते थे, की जानकारी अवेयरनेस दी गई, कुछ सम हुआ, अब दर बराबर आ गई और बच्ची ज़्यादा आगे निकल भी रही है। बिल्कुल राइट। बच्चों के साथ क्राइम होता था, बच्चे क्राइम कर भी सकते थे, पॉक्सो भी आया, जोनल जस्टिस भी आया, उनकी प्रोटेक्शन के लिए आया, अच्छा काम होना था। अभी बच्ची की दिक्कत पता क्या है? अब बच्ची की दिक्कत ये है कि उसकी एस्पिरेशन बहुत ऊंची है, उसमें काबिलियत है, एम्पावर्ड है, वो काम करने की जगह पे जाती है, जहाँ वो काम करती है वहाँ भी बच्ची को आज सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है। जैसे यस सर, क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट इन वर्क प्लेस भी बहुत ज़्यादा है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। हाँ 1992 एक राजस्थान में नर्स के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, उसका गैंग रेप हुआ और मर्डर हुआ। 95 में एक्यूटल 97 में अपनी विशाखा ने सुप्रीम कोर्ट का दर्जा खटखटाया कि भाई ये क्या मजाक है, इस वुमन ने प्रोटेक्शन के लिए क्या किया आपने। अच्छी ट्रायल चली और सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम बनाई कि भाई वर्क प्लेस पे, यानी कि कोई भी बच्चा या बच्ची घर से वर्क प्लेस तक जाएगी तो उस दौरान भी और वर्क प्लेस पर भी उसकी सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के अवेयरनेस हो, नियम बनाए जाए, वो चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे कोई भी। अगर आपके किस फैक्ट्री में या कंपनी में 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ पोश एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस, ये नेसेसरी है। हाँ जी। माँ को उनको बता, तो उनको बचाव के लिए 2012 में नियम बने, इस नियम बनाने के लिए कहा, लेकिन ये 2017-23 तक कुछ नहीं हुआ, उसमें कुछ नहीं हुआ। 2023 में जाकर भी ये पोस्ट एक्ट बना, क्योंकि 2012 से 2023 तक जो 2013 में बन गया पॉश एक्ट, 2013 में। जी जी। तो 92 से लेके उसके बीच में जो एक्ट बनना था, सिर्फ गाइडलाइंस से सुप्रीम कोर्ट की, उसी के बेसिस पे काम चल रहा था। तो लेजिस्लेचर के पास ये बिल बना, उसने कानून ही नहीं बनाया। 2013 में काफी साल लग गए। सिर्फ बीच में कितनी महिलाएं के साथ शोषण हुआ होगा वर्क प्लेस पे, जो पढ़ी लिखी थी, एम्पावर्ड थी, पार नहीं बचा। वो तो बहुत, और वहाँ पर अवेयरनेस भी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस एग्जिस्ट कर रही थी, जो एक्ट में है वो एग्जैक्टली थी, बट अवेयरनेस नहीं, तो नहीं पता नहीं था। जब कानून बना अब लोगों को पता भी चला है, काफी पब्लिसिटी भी हुई है। अभी सभी को जाके मैं ये ट्रेन भी करता हूँ, पोस्ट ट्रेनर भी करता हूँ, बनाता हूँ, बताता हूँ लोगों को। अभी मैंने इनफैक्ट कॉलेज में सेमिनार इसी पे कराया था, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। पॉश कभी जरूरत हो तो बताना, हमारी बिल्कुल सर, होल्ड इट। और ये भी इस लीगल स्टडीज का एक चैप्टर, राइट। सो दैट आल्सो इसलिए कह रहा हूँ, काम आसान कर रहा हूँ मैं आपको। इसके साथ साथ अगर आप चलेंगे ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अगर देश का कानून देश के स्कूल में देश के बच्चों को देश के लॉ ग्रेजुएट्स पढ़ाएंगे तो महिला गर्भ से और कार्यस्थल तक सुरक्षित रहेगी। बहुत अच्छा। हम तो चाहते हैं कि दिल्ली को लीड करने के लिए महिला है, तो देश को लीड करने के लिए नेक्स्ट पर महिला ही आए। आप भी हो सकती हैं, आप भी। So thank you sir. This also brings us to the end of this episode. आप दोनों से मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड आई एम रियली होपिंग कि हमारा ऑडियंस इससे मैक्सिमम ग्रैब करे एंड सुरक्षित रहे। बिल्कुल, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। और विश कि आप जितना डेडिकेशन से काम कर रही हैं, आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोगों तक ये चीज़ पहुंचा पाएं एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कंक्लूडिंग रिमार्क में मैं आपके माध्यम से
ये जरूर एक संदेश देना चाहूँगा, गंगा माँ पवित्र थे, सब ने पाप धोए, मैली कर दिया। राइट, किसने किया? मनुष्य ने, है ना। हम्म। वायु कितनी स्वच्छ थी, किसने प्रदूषित की? हम ही लोगों ने। समाज में अपराध नहीं होते थे, किसने उसका अपराध बनाया? सब मैन मेड है, उसको ठीक करने का काम से हमारा ही है। बिल्कुल, देश का। हर एक इंसान को अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर सरकार उस पे अरबों रुपए खर्च कर रही है तो इन तीनों को ना हो नियंत्रित हो जाएं, है ना। तो 150 रुपए की ये 2 किताबें स्कूलों में बच्चे को थे, ये एक टीचर देते, कितनी कीमत? बस 20 लाख स्कूल हैं, 10-12 लाख स्कूल होंगे जिसमें 20 लाख रहे, जब टीचर को एक रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट एंड सर इससे एम्प्लॉयमेंट भी होगा, या इट इज फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी। परमानेंट कमाई। हाँ, और लोग अदालतों थानों को छोड़ करके ज्ञान में आएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। है। थैंक यू।